हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और एक ही लेक्चर के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो पीछे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नीट के, तो वो क्वेश्चन भी आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम इस टॉपिक से संबंधित जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी आपके नीट के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। नीट 2024 एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो पहले हम 12th क्लास को एक क्लास के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करके चलेंगे। इसी प्रकार से 12th क्लास में कितने चैप्टर हैं उनको एक एक वीडियो के अंतर्गत, मतलब एक वीडियो में पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, और साथ में जो पीछे एग्जाम में कौन कौन से और कहां से क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो लगातार आप इस चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और विश्वास दिलाता हूं, आप क्वेश्चन मिलाकर के देख लेना, मैटर मिलाकर के देख लेना। इस प्रकार से मैंने पूरा मैटर तैयार किया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग यहीं से पढ़ने वाले हैं। आप सभी ये भी जानते हैं कि अंत में हमें मुख्य रूप से एनसीईआरटी को ही फोकस करना चाहिए। रिवीजन जब हम करते हैं तो पूरा एनसीईआरटी का ही करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और वो आपको मैं इस लेक्चर के माध्यम से प्रूव करके भी बता दूंगा। तो बिना देरी करते हुए, थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला, इसलिए मैं जल्दी शुरू करता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरी वैसे आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी ना, उसी प्रकार से मैं लेकर के आया हूं, बस कुछ नोट्स के माध्यम से इसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। विशेषकर मैं बता देता हूं आपको, हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग ये पूरे लेक्चर तैयार किया है, और साथ में जो अंग्रेजी के वर्ड आते हैं जो मुख्य रूप से आपको अंग्रेजी में याद करने चाहिए, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। सभी पुष्पीय पादप यानी कि एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, वो लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जितने भी पुष्पीय पादप हैं जो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि इसमें दो, एक तो मेल गेमेट बनता है, एक फीमेल गेमेट बनता है। मेल और फीमेल में बाद में जाकर के इसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों संयुग्मन करते हैं, और फिर जाइगोट बनता है। और जाइगोट है ये आगे जाकर के फिर नई संतति का निर्माण करता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, फिर जाकर के नई संतति बनती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम लैंगिक जनन कह देते हैं, जिसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये सभी पुष्पीय पादप वो प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, पुष्प लैंगिक प्रजनन स्थल होते हैं। अगर हम पादपों के अंतर्गत हम बात करें तो पादपों में लैंगिक जनन का जो स्थल है वो क्या होता है, तो आपने पुष्प देखा होगा। उस पुष्प के अंतर्गत आपका एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। अगर पुष्प द्विलिंगी है, या फिर हम कह सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट है, अंग्रेजी में बात करें तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन उपस्थित हैं, तब तो आपको दूसरे पुष्प ने एक ही पुष्प में उसी में आपका क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा, और फिर नई संतति बन जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर पुष्प मेल है और फीमेल पुष्प अलग लगा हुआ है, अलग पादप पे लगा हुआ है, तो उसमें परागण की प्रक्रिया होगी, वो की परपरागण होगा। फिर इन दोनों में जो इसका परागकण है ये, और जो फीमेल होता है इसका जो ओवम होता है, जिसे हम अंडाणु कह देते हैं, ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, और फिर बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट बन के फिर नई संतति बन जाती है। कहने का मतलब ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये आपके पुष्प पर ही पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन का जो स्थान होता है वो पुष्पीय होता है। इसको हम पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है कि निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं और संरचनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, मतलब निषेचन से पहले जो संरचनाएं होती हैं वो, और साथ में कौन कौन सी घटनाएं होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स आ जाते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आगे, कई हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप पुष्प प्रीमोडियम का विभेदन और विकास होता है। यानी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ संरचनाएं बनती हैं, जिससे जो पुष्प से पहले बनने वाली संरचना होती है, कह देते हैं कलिका, हम कह देते हैं सामान्यतया। तो उस कलिका का निर्माण जो होता है, जिसे हम प्रीमोडियम भी कह सकते हैं, उसका विभेदन है या इसका विकास है, वो इनमें हार्मोनल या संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिसके माध्यम से ये फिर जाकर के पुष्प में परिवर्तित होता है। पुष्प क्रम पुष्पों की कलियों और फिर पुष्पों को वहन करते हैं। यही बात कह दी कि पुष्प क्रम क्या होता है, पुष्प क्रम में बहुत सारे पुष्प उपस्थित होते हैं।
ये क्या करता है, पुष्पों की कलियों का निर्माण करता है या फिर पुष्पों को वहन करता है। आपका जो हम बात करें आप पुष्प क्रम किसे कहते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे पुष्प है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। वो व्यवस्थित होने का जो क्रम है, उसका जो उसकी व्यवस्था है पुष्पों की, वही पुष्प क्रम कहलाता है। वो पहले क्या होते हैं, कलियों के रूप में होते हैं और बाद में वो कलियां किस में बदल जाती हैं, पुष्प में बदल जाती है। एक बार हम पुष्प का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए एक बार, सबसे पहले यहाँ पर जो होता है ये वाला भाग, जो लंबा जो तने से जुड़ा हुआ होता है या शाखा से जुड़ा होता है, इसे हम पुष्पवृंत कह देते हैं, पेडिशल जिसे कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, इसके बाद में ये जो फूला हुआ भाग है बीच में, ये ले लेते हैं कलर, ये जो बीच में फूला हुआ भाग है इसको थैलेमस या रेस्पेक्टाकल कह देते हैं, थैलेमस, थैलेमस, या इसे हम हिंदी में पुष्पासन कह देते हैं। देखिए हिंदी में भी लिखता हुआ चलूंगा और अंग्रेजी में आपको मैं बता दूंगा, पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के बाद में ये देखो जो ग्रीन कलर में दो पत्तियों जैसी संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं, इनको हम सबसे बाह्य चक्र बोलते हैं। इसको सबसे बाह्य चक्र होता है और इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, बाह्य दलपुंज कह देते हैं, बाह्य दलपुंज। और इसका ये देखिए बहुवचन होता है, लेकिन इसका एक देखते हैं तो इसे बाह्य दल कह देते हैं, एक वचन देखें तो बाह्य दल कहते हैं। इन सभी को, इसको और इसको दोनों को मिलाकर के बाह्य दलपुंज कह देते हैं। और अंग्रेजी में हम बात करें तो इसे अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स याद रख लेना ये शब्द भी, कैलिक्स। ठीक है, और इसका एक वचन या एक अगर हम इस अकेले की बात करें तो इसे बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल मिलकर के कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बाह्य दल होते हैं इनको हम बात करें, एक मिनट, हाँ, बाह्य दल जो होते हैं ये बाह्य दल मिलकर के बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं और ये हमेशा सामान्यतया हम बात करें तो ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो नीचे से दूसरा चक्र आता है, ये जो आपको रंगीन नजर आना, जिससे पुष्प की सुंदरता बढ़ती है। जैसे पुष्प हमें पता चलता है किस कलर का है, जो रंगीन होते हैं सामान्यतया, जो कीटों को आकर्षित करते हैं, रंगीन होते हैं, वो हमें भी आकर्षित करते हैं। तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं दलपुंज कह देते हैं, दलपुंज। और अंग्रेजी में इसे हम कह देंगे कोरोला, कोरोला कह देते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है डायग्राम, सिर्फ समझा रहा हूं कि क्या क्या होता है। ठीक है, दलपुंज, और दलपुंज का एक वचन पूछे यानी कि अकेले इसको अकेले को क्या कहेंगे तो इसे कह देते हैं दल। ठीक है, इसको दल कह देते हैं। इसके बाद में देखिए इसके अंदर की ओर जाते हैं तो आपको ये दो संरचनाएं, एक ये और एक ये दो संरचनाएं नजर आती है। तो इस पूरी इस संरचना को हम क्या कह देंगे, एक मिनट इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और ये कलर ले लेते हैं। ये जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक है, और या स्टेमन भी कह देते हैं, अंग्रेजी में इसे स्टेमन कहते हैं। और बहुत सारे स्टेमन मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, पुमन का निर्माण करेंगे। बहुत सारे स्टेमन अगर इन दोनों को, या संख्या बहुत ज्यादा होती है इनकी, तो बहुत सारी संख्या में अगर स्टेमन है तो इनको हम मिलाकर के पुमन कह देते हैं और अंग्रेजी में एंड्रोसियम कह देते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या पुमन। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, ऊपर वाला परागकोश, नीचे वाला पुतंतु होता है। फिर ये जो बीच वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको ये कलर बना देते हैं। ये जो बीच में आपको पार्ट नजर आ रहा है ये वाला, इस बीच वाले पार्ट को हम कह देते हैं कार्पल। पहले हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिंदी में कहते हैं अंडक या स्त्री केसर भी कह देते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं कार्पल, कार्पल या अंडक या स्त्री केसर। और ये जो अंडक है ये बहुत सारे अंडक मिलकर के जायांग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंडक होंगे तो उसे जायांग कह देते हैं। और ये जो जायांग होता है इसको हम गाइनोसियम कह देते हैं, गाइनोसियम शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच का जो भाग होता है ये वर्तिका कहलाता है और नीचे का जो खुला हुआ भाग है उसको हम ओवेरी या अंडाशय कह देते हैं। तो ये सामान्य परिचय है पुष्प का, जिसमें सबसे जो थैलेमस होता है उसके ऊपर चार चक्र उपस्थित होते हैं। सबसे बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज होता है जिसे कैलिक्स कह देते हैं। इसका एक की हम बात करें तो उसे बाह्य दल कह देते हैं। इसके बाद में जो रंगीन होते हैं उसको दलपुंज कह देते हैं, जिसे कोरोला कह देते हैं अंग्रेजी में, और इसका एक होता है उसे दल कह देते हैं। इसके बाद में अंदर की ओर जो नर जननांग होता है
नर जनन अंग के रूप में जो होता है वो होता है पुंकेसर, जिसे स्टेमन कहा जाता है। एक को हम क्या कह देते हैं, पुंकेसर या स्टेमन कह देते हैं, और बहुत सारे होते हैं उनको पुमंग या एंड्रोशियम कह देते हैं। तो एंड्रोशियम होता है, ये तीसरा चक्कर होता है, 2 ये चक्कर हो गई, तीसरा ये हो गया। चौथा चक्कर जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये तो मेल होता है, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे हम अंडप कह देते हैं, जो बीच में होता है, जिसका नीचे का भाग फूला हुआ होता है, इसे अंडप या कार्पल कह देते हैं। और इन सभी को मिलाकर के यानी बहुत सारे अंडप जब मिलते हैं तो जायंग का निर्माण करते हैं। और जायंग जो होता है ये एक चौथा पुष्प चक्कर होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये 4 चक्कर होते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं वो अभी आगे हम बात करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ये चीज आपको पता है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको ये चीजें बताई है, ज्यादा इसमें डीपली यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, उसी से क्वेश्चन आपका बनने वाला। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन अंग की, नर जनन अंग। और अभी हमने बात की थी नर जनन अंग को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम किससे मिलकर बना होता है, ये स्टेमन से मिलकर बना होता है। स्टेमन मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एंड्रोशियम का। तो एंड्रोशियम को हिंदी में कहते हैं पुमंग और स्टेमन को हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, यानी पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं। इसमें नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुंकेसर का एक चक्कर होता है, यानी कि जो एंड्रोशियम है या नर जनन अंग है, देखिए जो सहायक चक्र होते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे नहीं दे रखा है, सिर्फ मेल और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो नीचे वाले होते हैं ना, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों ही सहायक चक्र होते हैं। ठीक है, और ये मेन मुख्य चक्र होते हैं, जनन अंग भी बोल सकते हैं इन्हें। तो एंड्रोशियम होता है, ये नर जनन अंग होता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। और ये एक चक्कर होता है, पुष्प चक्कर होता है, तीसरे नंबर का। ठीक है, ये भी याद रख लेना। इनकी संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होती है। जो अलग अलग प्रजाति देखी तो इनकी संख्या भी अलग अलग देखने को मिल सकती है, और इनकी जो लंबाई है वो भी अलग अलग होती है। एक पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। जब एक स्टेमन की हम बात करें तो उसमें 2 भाग देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं पहले। देखिए किस प्रकार से होते हैं ये। एक यहाँ पे कलर ब्लैक ले लेते हैं। जो ऊपर की ओर होता है तो उसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाली संरचना होती है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो परागकोश कहलाता है, परागकोश। ठीक है, और ये नीचे वाला भाग है जो नीचे पुष्पासन से जुड़ा होता है या दल से जुड़ा होता है, उसे पूतंतु कह देते हैं। और बीच में यहाँ पर इसको जोड़ने वाला जो भाग होता है, ये जो यहाँ पर, ये कुछ बुकों में लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अलग से नहीं डिसाइड किया, ये इसी में दिया गया है। तो इसको योजी कहते हैं, योजी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो ये मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। अब 2 भागों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा। पहला फिलामेंट, इसकी बात कर लेते हैं पूतंतु की। लंबा होता है और पतला डंठल नुमा भाग होता है ये। इसका समीपस्थ सिरा थैलेमस या पुष्प के दल से जुड़ा हुआ होता है। यहां से क्वेश्चन बना है आपके 2016 में नीट के एग्जाम में, टीयर फेस्ट में, सॉरी 2 बार हुआ था, तो उसमें नीट के एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका फिलामेंट होता है या कह सकते हैं पूतंतु जो होता है, इसका समीपस्थ सिरा है वो किसके साथ जुड़ा होता है, तो या तो थैलेमस या फिर पुष्प के दल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से मैंने जहां से क्वेश्चन बनाया वहां पे आगे डिनोट किया है। दूसरा जो भाग आता है एंथर, जिसे हम परागकोश कहते हैं, ये मुख्य भाग होता है इसका आपका नर जनन अंग का। स्टेमन की हम बात करें तो ये अंतिम भाग होता है। सामान्यतः बाई लोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं। देखिए एक ये लोब है और एक ये लोब, 2 लोब होते हैं इसमें। प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं, प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। एक बार इसको मिटा करके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आगे इसकी स्ट्रक्चर भी ऐड की तो उसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें इस प्रकार से बना लेते हैं, थोड़ा सा बस डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं, और फिर आगे ये डायग्राम मैंने ऐड किया है तो उसमें और अच्छे से देख लें। ये जब हम काटते हैं तो इस प्रकार का नजर आता है हमें सामान्यतया। तो ये देखो, एक तो आपका ये हो गया लोब और एक ये लोब हो गया। ठीक है, 2 लोब हो गया बाई लोब। अब प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। एक लोब में 1 थीका यहाँ पे हो गया, 1 थीका यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार 1 थीका इधर हो गया, 1 थीका इधर, मतलब थीका कितने हो गए, 4 हो गया। तो इस कारण ये डाइथिकस, एक लोब की बात करें तो डाइथिकस हो जाएगा।
ठीक है, हमेशा एक अनुदिद्रीय खांच थीका में लंबाई से अलग करती है और इसको यहां से अलग करते हुए देखिए ये पूरे ये दो भागों में बटे होते हैं, तो एक लंबाई में इनको दो भागों में बांट देती है। याद रख लेना हमेशा इस चीज को, ये क्वेश्चन बना है पहले कि जो आपका परागकोश होता है हमेशा बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, दो लोब होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो डाइथिकस होता है, जो लोब होता है वो डाइथिकस हो जाएगा। आगे आ जाएगा तो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी होता है, ये हम आगे अभी बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब देखिए परागकोश की संरचना, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को और देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर होती है आपकी किसकी, स्टेमेन की, या हम पुंकेसर जिसे हम कहते हैं। इसका जो ऊपर वाला भाग है ये भाग कहलाता है एंथर, नीचे वाला भाग ये लंबा डंठलनुमा भाग होता है, इसको कहते हैं फिलामेंट या पूतंतु। और ये जो दोनों लोब होते हैं ये आपस में जिसकी सहायता से जुड़े होते हैं उसको कनेक्टिव या योजी कह देते हैं। अब इसको हम यहाँ से काटते हैं, काटने के बाद जब देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना नजर आती है, जिसमें नीचे फिलामेंट हो गया, ये पोलन सैक, पोलन सैक बोल दो या इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक लोब ये, एक लोब ये, दो लोब हो गए, लेकिन जिसके अंदर देखिए आपको चार संरचनाएं नजर आ रही है, एक ये और एक ये, चार संरचनाएं नजर आ रही है। तो ये जो चार संरचना है इनको हम क्या कहते हैं, पोलन सैक, या इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। और इसमें ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उपस्थित होते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। परागकोश की अनुप्रस्थ काट, परागकोश में एक चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें कोनों पर स्थित लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया नामक चार कक्ष होते हैं। देखिए ये चार कक्ष मैंने बनाए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या, कि परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना जिसमें कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे कहते हैं, उसके चार कक्ष होते हैं। चार कक्ष देख सकते हैं, 1 2 3 और 4, चार कक्ष होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी कह देते हैं। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, देख सकते हैं आप, एक ये लोब है, ये इतना लोब है, तो इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक ये हो जाएगी, दूसरी ये, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, आराम से समझ में आएगी पूरी चीज। इसलिए परागकोश डाइथिकस होता है। देखिए प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 लोब हैं तो इसको हम डाइथिकस कह देते हैं। और स्पोरेंजिया कितनी होगी टोटल, देखिए यहाँ पर एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, इस लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इस लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, लोब 2 हो गए तो डाइथिकस, ठीक है। लेकिन इस माइक्रोस्पोरेंजिया जो है लघु बीजाणुधानी है, इनकी संख्या कितनी होगी, 2 और 2 4 होगी, तो इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह देते हैं, चतुष्की बीजाणु, चतुष्की लघु बीजाणु भी कह देते हैं, या टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह देते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। आगे देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया पराग थैली के लिए विकसित होती है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर के पराग थैली का निर्माण करती है, पोलन सैक का निर्माण करती है। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया तब तक रहती है जब तक उसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये माइक्रोस्पोर्स होता है वो पोलन ग्रेन्स में परिवर्तित हो जाता है, तो उस समय उस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक कह देते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर के पोलन सैक का निर्माण करती है। वे एक परागकोश की लंबाई के माध्यम से अनुदैर्ध्य रूप से विस्तारित होते हैं, मतलब फैले रहते हैं और पराग कणों से भरे रहते हैं। पराग कण पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, जो पोलन सैक्स होते हैं वो इनमें आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहे हैं, ये जो बहुत सारे नजर आ रहे हैं ना, ये लटके नीचे बाहर निकलते हुए, ये पोलन ग्रेन्स हैं, पराग कण है। देखिए वो ये स्ट्रक्चर है, ये पिस्टिल कह देते हैं या इसे ही हम कार्पल कह देते हैं, ठीक है, याद रख लेना, एक ही बात है, पिस्टिल कह दे या कार्पल कह दो, या फिर इस सभी को मिलाकर के गाइनोशियम कह देते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा जिसे वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग है स्टाइल मतलब वर्तिका, और सबसे नीचे वाला ये जो फूला हुआ भाग है इसको ओवेरी कह देते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा करके दिखाया गया है यहाँ पर। इस ओवेरी के अंदर जो लोक्यूल्स पाया जाता है उस लोक्यूल्स में ओवल उपस्थित होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए इस साइड में आपको ये जो नर जननांग होता है जिसे स्टेमन या पुंकेसर कह देते हैं, उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसमें एक सबसे ऊपर वाला भाग ये एंथर होता है, फिर बीच में ये आपका
फिलामेंट हो गया, ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला एंथर और फिलामेंट, और इसमें देखिए इधर ये बड़ा करके दिखाया गया, ये ऊपर वाला भाग एंथर, ये जो छोटे छोटे आपको बिंदु रूपी अंडे जैसी संरचना है इनको पोलन ग्रेन्स कह देते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले। और ये पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी कि बाह्य दलपुंज, सॉरी दल, और दल मिलकर के बाह्य दलपुंज का सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो एक बार देखिए दोबारा से। ये जो दल होते हैं ये दल मिलकर बना, पेटल्स या दल कह देते हैं, इसे हिंदी में दल कह देते हैं, और दल मिलकर के क्या बनाते हैं, दलपुंज बनाते हैं, दलपुंज। और दलपुंज को हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कोरोला। ठीक है, और ये जो नीचे लटके हुए होते हैं ना, इनको सेपल्स कह देते हैं, सेपल्स यानी कि बाह्य दल। और बाह्य दल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दल मिलकर के बनाते हैं कैलिक्स, या हिंदी में कहते हैं इसे बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये चीजें हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी हमने पढ़ ली यहाँ पर, इसको हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, इसे एक को। ठीक है, लघु बीजाणुधानी कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसकी स्ट्रक्चर संरचना किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी रूपरेखा में लगभग गोलाकार होती है, इसकी संरचना देखिए तो लगभग आपको गोलाकार रूप से देखने को मिलेगी। ये 4 भित्ति परतों से घिरा हुआ होता है, 4 परत पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, अधिचरम जिसे हम कहते हैं। सेकंड नंबर पे फिर एंडोथीसियम या इसे अंतस्थीसियम भी कहा जाता है हिंदी में। और फिर मध्य परतें जो 2 से 3 लेयर होती है इसकी मध्य परतों की, इसकी 1 लेयर होती है, इसकी 1 लेयर होती है। और टेपिटम होता है, टेपिटम जो होता है ये बहुगुणित होता है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसकी अब आगे बात करेंगे क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो ये 4 लेयर होती है, देख लीजिए यहाँ पर। ये आपकी जो हम टीएस देखें तो प्रागकोश की जो टीएस होती है वो इस प्रकार की नजर आती है, जिसमें देखिए बीच में यहाँ से देखिए तो 1 लोब ये, 1 लोब ये हो जाएगा। 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 और 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। बीच में ये जोड़ने का काम करता है, ये कनेक्टिव हो गया। अब इस 1 माइक्रोस्पोरेंजिया को हम यहाँ से काट करके देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर काट करके देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है वो देखिए। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस ये वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस की होगी। फिर एंडोथीसियम की लेयर, ये वाली जो लेयर है 2 नंबर पर, ये एंडोथीसियम की हो गई। और बीच में 1 से 2 लेयर, ये ज्यादा भी हो सकती हैं, इसको हम मिडल लेयर या मध्य परत है वो होती है। मध्य परत के बाद में देख सकते हैं आप बड़े बड़े इसमें केंद्र नजर आ रहे हैं, आपको बड़े बड़े केंद्रक देखने को मिलते हैं। ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, इनको टेपिटम कह देते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को पोषण प्रदान करने का काम करती है। और बीच में आपको ये जो सेल्स नजर आ रही है ये होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो आगे जाकर के किसका निर्माण करेगी, परागकण या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करेगी। ठीक है, इस सेल्स में अर्धसूत्री, समसूत्री इस प्रकार से आगे विभाजन होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये संरचना होती है आपकी लघु बीजाणुधानी की। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये चीज क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बाहर 3 परतें परागकोश की सुरक्षा और परागकोश से परागण के निकलने में मदद करते हैं। यहां से क्वेश्चन बना है, वो अभी हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन बना है। बाहरी जो 3 परतें होती हैं वो सुरक्षा और परागकोश के परागकण के रूप में बाहर निकलने में मदद करते हैं। परागकोश से परागकण के बाहर निकलने में मदद करने का कार्य बाहरी 3 परतें कौन कौन सी, अधिचरम, अंतस्थीसियम और तीसरी आपकी हो जाएगी मध्य परत। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना था, सत्य असत्य में आया था कि टेपिटम के बारे में भी दे रखा था। क्या टेपिटम है वो हेल्प करता है क्या परागकोश को, परागकोश से परागकण के बाहर निकलने में टेपिटम कभी भी हेल्प नहीं करता। तो टेपिटम क्या काम करता है, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, विकासशील जो परागकण होता है, विकासशील परागकण कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर्स कह सकते हैं, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है टेपिटम। और ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो पूछे गए क्वेश्चन है ये याद रख लेना, यहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। टेपिटम की कोशिकाओं में संघन साइटोप्लाज्म, संघन कॉम्पैक्ट संघन साइटोप्लाज्म और आमतौर पर 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्रकी होता है। जब परागकोश प्रारंभिक अवस्था में होता है तो संघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाओं का एक समूह बनाता है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में देखें तो परागकोश को तो उसमें एक समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो कोशिकाएं हैं एक समान, उनको स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती हैं वो कोशिकाएं मिलकर के। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियो के केंद्र में, ये केंद्र में पाए जाते हैं, जो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके केंद्र में बहुत सारी समरूप कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं।
आगे देखिए लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। देखिए आगे, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, स्पोरोजेनेसिस उत्तक की प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। यानी कि जैसे जैसे जो परागकोश होता है ये परिपक्वता की ओर जाता है, तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसमें जो कोशिकाएं होती है वो कोशिका क्या करती है, मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेती है। यानी कि एक कोशिका अगर विभाजित होगी तो इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी ना, तो 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4, और ये चारों कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। 4 कोशिकाओं के समूह में होते हैं, प्रत्येक एक संभावित परागकण होती है। यानी कि प्रत्येक कोशिका आगे जाकर के एक परागकण का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये पूरी प्रोसेस होती है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है जो कि द्विगुणित होती है, फिर इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होकर के 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और इसे हम कहते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणुओं का जो चतुष्क है उसका निर्माण हो जाता है। यहाँ तक हमने बात कर ली। आगे देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पोलन मदर सेल्स से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये मैंने शुरुआत में बता दिया कि पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है वे निर्जलित हो जाते हैं। निर्जलित मतलब कुछ उसमें जल की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, जल वो निकलना शुरू हो जाता है, या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है उसमें जब विभाजन वगैरह होता है तो उसमें यूज कर लिया जाता है, और माइक्रोस्पोर्स के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो 4 माइक्रोस्पोर्स जुड़े हुए थे, यहाँ पे जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे ये एक दूसरे से अलग होने शुरू हो जाते हैं तथा ये परागकणों में विकसित हो जाते हैं, और फिर अलग होते ही परागकण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में, लघु बीजाणुधानी में हजारों परागकण होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानु में हजारों की संख्या में परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वे परागकोश के स्फुटन के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे ही परागकोश स्फुटित होता है, फटता है, परागकण बाहर निकल जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि आप जाइए और अपना साथी ढूंढिए। सीधा कहने का मतलब यही है कि अपना जो संगम आपको किसके साथ जुड़ना है उसको ढूंढिए। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब आगे इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से 2 कोशिकाएं बन जाती है। एक तो पोलन ट्यूब सेल्स बनती है जो कि बड़ी कोशिका होती है जिसे वेजिटेटिव सेल कह देते हैं। ये आगे जाकर के पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, जो वेजिटेटिव सेल होती है। ये इसमें जो केंद्रक होता है वो बीच में पाया जाता है, ठीक है। और एक छोटी सी सेल्स बनती है, उसको जनरेटिव सेल्स कह देते हैं, जनन कोशिका कह देते हैं, जर्म सेल्स भी इसे हम कह सकते हैं। ये एक कोने की ओर पाई जाती है, भित्ति की तरफ उपस्थित होती है। इसे हम 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकण की द्विकोशिकीय अवस्था कहा जाता है, और अधिकांश लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें इसी अवस्था में क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया है वो 2 सेल अवस्था के अंदर ही होती है। कुछ जो 40% रह जाते हैं उसमें 3 कोशिकीय अवस्था में होती है, तो वो अभी देख लीजिए यहाँ पर। फिर माइटोसिस होता है किसमें, जनरेटिव सेल्स में। ये भी याद रख लेना, जो जनन कोशिका है उसमें माइटोसिस होता है जिससे 2 सेल्स बन जाती है, और इनको हम गेमेट्स कह देते हैं। ये हमें देख लेना, यहां से अगुणित ही चल रहा है, ठीक है। और 2 गेमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब इसमें 3 कोशिकाएं रह जाती है, तो ये 3 कोशिकीय अवस्था होती है। जो 40% एंजियोस्पर्म होती हैं उसमें इस अवस्था में परागण की क्रिया होती है। अब देखिए, जैसे परिपक्व हो जाता है परागकोश, इस प्रकार से ये अंदर की ओर मुड़ने शुरू हो जाते हैं, और जितने भी परागण होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, और फिर परागण की क्रिया होती है, दूसरे पुष्प पे जाते हैं। पुष्प पे जाने के बाद ये अंडाणु के साथ जुड़ते हैं और अपना आगे का कार्य करते हैं।
आगे देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है जो मैंने एक डायग्रामेटली आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी परागकोश की। हाँ, परागकोश परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद देखिए ये परागकण बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस ना सामान्यतः द्विकोशी की अवस्था में, ये याद रख लेना, लगभग 60% द्विकोशी की अवस्था में। तभी तो यहाँ पर हमने दो ही कोशिका दिखाई है, एक तो वेजिटेटिव सेल्स, ये जनरेटिव सेल्स। ये वेजिटेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल्स है। फिर जनरेटिव सेल्स में क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे क्या होती है, 3 कोशिकाएं आपकी इसमें बन जाती है और एक द्विकोशी की अवस्था होती है। द्विकोशी की जो अवस्था होती है ये लगभग 60%, द्विकोशी की अवस्था में 60% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें परागण की क्रिया होती है और 3 कोशिकाओं के रूप में आपका 40% एंजियोस्पर्म में होता है। ये जाता आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे हम कार्पल कह देते हैं, और इसके जो वर्तिकाग्र वाला भाग है ऊपर का, उसके ऊपर चला जाता है। उस पे जाने के बाद ये क्या करता है, इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो परागनलिका का निर्माण करती है। परागनलिका में दोनों के अंदर फिर जाकर के जो अंडाणु है उसके पास में छोड़ दिए जाते हैं। कैसे कैसे होता है आगे हम बात करेंगे, सिर्फ यहाँ तक प्रोसेस आप याद रख लेना। जो हमने पढ़ा है वो डायग्राम के द्वारा मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दिया है। आगे देखिए, परागकण, पोलन ग्रेन्स, मेल गेमेटोफाइट, यानी कि यहां पर माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो गया, माइक्रोस्पोर्स से परागकण का निर्माण हो गया। अब परागकण जो होता है, यो परागकण किस में बदलता है, मेल गेमेटोफाइट में कैसे बदलता है। इसको हम मेल गेमेटोफाइट कब कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद कब कहेंगे, ये पूरी प्रोसेस अब बात करते हैं। देखिए आगे, सामान्यतया परागकण गोलाकार तथा परागकण का व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। साइटोप्लाज्म में एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। सामान्य बात है, झिल्ली तो उसके चारों ओर पाई ही जाएगी। एक परागकोश की कोशिका भित्ति बाह्य चोल और अंतःचोल से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि परागकण है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बाह्य चोल यानी कि एक्जाइन और एक अंतःचोल यानी एंटाइन, ये बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो इस प्रकार की कोशिका भित्ति है वो 2 आवरण से घिरी हुई होती है, 2 आवरण से ढकी होती है। बाह्य चोल की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन चुका है पहले। बाह्य परत कठोर होती है, मतलब मजबूत होती है, जो उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है, क्योंकि यह स्पोरोपोलेनिन अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है उससे बनी होती है। तो इसकी जो बाह्य परत होती है परागकण की, उसकी जो बाह्य परत है ये स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ से बनी होती है। ये पदार्थ बहुत ही मजबूत होता है। इस पदार्थ को ना तो टेम्परेचर अधिक तापमान देकर के तोड़ा जा सकता है, इस पदार्थ को ना ही प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड से इसको कोई नुकसान है, ना ही क्षार के सामना करने से भी ये टूट सकता है। मतलब इन सभी का सामना कर सकता है ये, चाहे वो उच्च टेम्परेचर हो या प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ना ही इसे कोई एंजाइम तोड़ सकता है स्पोरोपोलेनिन को, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पदार्थ है। और यहां से देखिए क्वेश्चन बना है 2013 में, नीट 2013 में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। देखिए आगे, एक्जाइन में जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है वहां जनन छिद्र उपस्थित होता है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये देखिए बाहर की ओर ये जो पदार्थ है ये स्पोरोपोलेनिन होता है। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है तो यहाँ पे जरमपोर जनन छिद्र का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे जनन छिद्र बन जाता है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता वहां जनन छिद्र बन जाता है, जरमपोर बन जाता है। स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण परागकणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण ही जीवाश्म को कई सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है इसके जीवाश्म के रूप में। और वर्तमान में बहुत सारे जीवाश्म भी हमें जो पुराने जमाने में या पुराने समय में जो पेड़ पौधे पाए जाते थे उनके परागण भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एक्जाइन पैटर्न और डिजाइन प्रदर्शित करता, अलंकृत होता है, ये देख सकते हैं आप, ये बाहर की ओर देखो छोटे छोटे आपको ये संरचना सी नजर आ रही है, इसको अलंकरण बोलते हैं। तो ये एक्जाइन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अंतःचोल की हम बात करें तो ये भीतरी स्तर होता है, एक पतली और निरंतर परत होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आ गया कि बाह्य परत किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंटाइन किसकी बनी होती है, अंतःचोल, तो ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये संरचना होती है परागकण की। तो ये बाह्य जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है तो एक्जाइन होती है जो कि अलंकृत होती है। इस प्रकार से बाहर कुछ अलंकरण इसमें देखने को मिलता है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता उसे हम जरमपोर कह देते हैं, जनन छिद्र कह देते हैं।
अंदर की ओर ये एक लाइनिंग सी आपको नजर आ रही है, इसको एंटाइन कह देते हैं, अंतःचोल कह देते हैं, उसमें जीव द्रव्य भरा रहता है। और इसमें जो सेल्स है, ये वाली जो सेल्स है जो छोटी होती है, इसको जनरेटिव सेल्स कह देते हैं। ये जनरेटिव आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी आपको रिक्तिकाएं देखने को मिलती है। और ये जो बड़ा केंद्रक और बड़ी कोशिका, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। ये आपके परागकण की संरचना होती है। ये संरचना देख करके आपको इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आगे देखिए, परिपक्व परागण में दो कोशिका होती है। परिपक्व परागण होता है, उसमें दो कोशिका देखने को मिलती है, एक तो वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स जो होती है ये बड़ी कोशिका होती है तथा इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार मतलब भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं प्रचुर मात्रा में। एक बड़ा अनियमित आकार का केंद्रक होता है। ठीक है। जनरेटिव सेल्स की हम बात करें, ये छोटी कोशिका होती है, वनस्पति कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, तैरती रहती है। संघन साइटोप्लाज्म होता है इसमें और एक केंद्रक है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो कि लंबा अंडाकार या धुरी के जैसा होता है। 60% से अधिक एंजियोस्पर्म, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में परागकण द्विकोशिकीय या दो कोशिकीय अवस्था में ही परागण होता है। जबकि दूसरे जो अन्य होते हैं एंजियोस्पर्म, जो 40% पीछे रह गए, उनमें क्या होता है, परागित होने से पूर्व जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। मतलब 3 कोशिकीय अवस्था में 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, परागण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, परागित परागकणों को व्यवहारता मतलब जीवन क्षमता, कितने समय तक वो जीवित रहता है। ठीक है। व्यवहारता या विबिलिटी खोने से पहले वर्तिकाग्र पर पहुंचना पड़ता है, यानी कि अपना जीवन जब तक वो जीवित हैं तब तक उन्हें वर्तिकाग्र पर पहुंचना पड़ता है। मरने के बाद पहुंचने से क्या फायदा है। परागकणों की व्यवहारता या जीवन क्षमता अवधि जो होती है वो उसके प्रचलित तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परागकण की जो जीवन क्षमता या व्यवहारता है ये जो टेम्परेचर है और आर्द्रता पर निर्भर करती है। कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं, इनमें क्या होता है, परागकणों की जो जीवन क्षमता है वो उनके निकलने के, रिलीज होने के बाद लगभग 30 मिनट तक होती है, लगभग 30 मिनट तक। लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी कुल के जो पादप हैं उनमें महीनों तक जीवन क्षमता हो सकती है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे देखिए, परागकण का आर्थिक महत्व। देखिए हमें क्या करना है, ये वन शॉट के रूप में पूरा एक ही लेक्चर के अंतर्गत पढ़ना है, तो ज्यादा मैं इसको डायग्रामेटिकली जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ज्यादा इनको एक एक चीज को बार बार हम रिपीट करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा अधिक समझाने का, क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ आपका रिविजन होना है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिटेल से इसको समझाने की। परागकण का आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। पोषक तत्व बहुत सारे पाए जाते हैं इसमें। पराग की गोलियों का उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें पराग की गोलियों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इस कारण से। और ये आपके AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही। पराग की गोलियां और सिरप एथलीटों और रेस के घोड़ों के प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। मतलब ये गोलियां और जो सिरप जो पीने के लिए आते हैं उनको लेने से जो एथलीट और जो रेस के घोड़े हैं उनको दे दें तो उनकी क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। आगे देखिए, परागकणों को तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, कितने टेम्परेचर पर संरक्षित किया जा सकता है या संग्रहित किया जा सकता है, तो नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर। इनका उपयोग पराग बैंकों के रूप में बीज बैंकों के समान फसल प्रजनन कार्यक्रमों में किया जाता है। जिस प्रकार से बीज बैंक होते हैं ना, उसी प्रकार से पराग बैंक बनाए गए हैं और उनका उपयोग फसल प्रजनन के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तरल नाइट्रोजन वाला कितने टेम्परेचर पर संग्रहित कर सकते हैं, तो -196 डिग्री सेल्सियस। कुछ पौधों के परागकण जैसे कि पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास कहते हैं, कुछ लोगों के लिए एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं परागकण, मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे परागकण हैं, बहुत सारे पादपों के ऐसे परागकण हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं और ये बहुत सारे रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि श्वसन संबंधी विकार, उसमें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, आदि रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये आपके सत्य असत्य के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना, याद रख लेना। ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है।
अब आगे आता है गाइनोसियम, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह देते हैं, और इसे जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। इसका हम एक को देखें तो पिस्टिल कहा जाता है या अंडप कहते हैं। पिस्टिल मिलकर के या कार्पल मिलकर के गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। हिंदी में बात करें तो अंडप मिलकर के जायांग का निर्माण करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली है। इसको बाहर निकालते हैं तो ये संरचना हमें नजर आती है, जिसमें ऊपर का भाग स्टिग्मा यानी वर्तिकागर, बीच वाला जो नलिका रूपी है स्टाइल वर्तिका, और जो नीचे का गोलाकार भाग है उसे ओवेरी कह देते हैं। उसमें ओवल पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज मैं एक बार पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। देखिए आगे, यह पुष्प के मादा प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता, मतलब मादा प्रजनन अंग है। इसमें एक एकल स्त्री केसर होता है। एकल स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। अगर एक ही स्त्री केसर या पिस्टिल होता है तब तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पलरी कह देते हैं। मोनोकार्पलरी यानी एकांडपी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं, एक से अधिक आपको उसमें पिस्टिल या कार्पल देखने को मिलती है तो उसको मल्टी कार्पलरी कह देते हैं। मल्टी कार्पलरी याद रख लेना। अगर इसमें एक है, ये देखिए एक ही है इसमें, तो इसको हम मोनोकार्पलरी कह देते हैं। अगर एक से अधिक होते तो उसको मल्टी कार्पलरी कहते हैं। यदि मल्टी, इससे भी आगे दो कंडीशन बन जाती है मल्टी कार्पलरी से। यदि मल्टी कार्पलरी जो स्त्रीकेसर होता है या अंडप होता है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम युक्तांडपी कह देते हैं, सिन कार्पस कह देते हैं। देखिए आगे इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने ऐड की है, आपको कोशिश करता हूं, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये देखिए, ये संरचना होती है स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवेरी। अब जब इसके अंदर हम बात करें तो जब मल्टी कार्पलरी होता है उसमें बहुत सारे जो अंडप होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो ये संरचना हमें देखने को मिलती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं सिन कार्पस कह देते हैं। ठीक है, सिन कार्पस याद रख लेना। इसमें सिर्फ वर्तिकाग्र हमें अलग नजर आ रही है, लेकिन ये जो अंडाशय ओवेरी होती है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिन कार्पस हो जाएगा। युक्तांडपी हिंदी में हम बात करें तो। आगे देखिए, अगर अलग अलग हो तो उसे व्युक्तांडपी कह देते हैं, यानी कि एपोकार्पस कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एपोकार्पस। अब देखिए यहां पर देखिए, इसमें आपको ये अलग अलग नजर आ रही है बहुत सारी। ठीक है ना, ये कार्पल है, बहुत सारी है, अलग अलग नजर आ रही है, तो इसको मल्टी कार्पलरी तो है ही, लेकिन ये एपोकार्पस कंडीशन में है, मतलब व्युक्तांडपी है, जुड़े हुए नहीं है इसमें अंडप, अलग अलग है। तो ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन है, और ये सिन कार्पस है, ये वाले जिसमें जुड़े हुए होते हैं वो। ठीक है, हाँ यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं पहले। पिस्टल या अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला स्टिग्मा, ये परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि जो परागकण होते हैं वो इसी पे आकर के, जैसे इस प्रकार की संरचना होती है सामान्यतः, ये परागकण जो होते हैं इसी पे आकर के जुड़ते हैं, जो आगे जाकर के फिर नीचे की ओर चले जाते हैं। और ये चिपचिपा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना, ये चिपचिपा होता है जिस कारण परागकण इससे चिपक जाते हैं। स्टाइल जो कि नलिकाकार भाग होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तिका। ठीक है, और ये हो जाएगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, तो ये वर्तिकाग्र के नीचे एक लंबा पतला भाग होता है, ये नीचे लंबा पतला भाग होता है, जाकर के ये अंडाशय के साथ जोड़ता है। अब आता है ओवेरी यानी कि अंडाशय, जो कि फूला हुआ भाग होता है। ये स्त्री केसर का आधार ये उभरा हुआ भाग होता है या फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय के अंदर अंडाशय गुहा यानी कि लोक्यूल पाया जाता है। ये वाला जो भाग है ना, इसको लोक्यूल कह देते हैं, जिसमें नाल, अप्रा या प्लेसेंटा स्थित होता है। इसमें प्लेसेंटा पाया जाता है। नाल या प्लेसेंटा जो होता है इसके, या ये जो प्लेसेंटा ये क्या करता है, बीजांड उत्पन्न करता है। इस प्लेसेंटा के साथ में, जैसे यहाँ पर ये अप्रा है, इसके साथ में यहाँ पर प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है। जैसे इधर बना देता हूं मैं, ये मान लीजिए ये अंडाशय हो गया। ठीक है, ये नीचे अप्रा हो गया, और अप्रा से यहाँ पर ये आपका बीजांड लगा हुआ। ये एक ही बनाया मैंने, बहुत सारे भी होते हैं, एक भी होता है, अधिक भी होते हैं। इस बीजांड को हम क्या कहते हैं, ओवुल कह देते हैं। और इस ओवुल को ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु, लघु नहीं सॉरी मेगा स्पोरेंजिया, ये गलती से छप गया है, ये है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजिया, याद रख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक। आगे देखिए, एक अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है। जैसे किस किस में देखने को मिलती है, ये गेहूं में हो सकती है, धान, आम, इनमें एक ही बीजांड पाया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से अधिक बीजांड पाए जा सकते हैं, जैसे कि पपीता, तरबूज, आर्किड, इनमें एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं।
तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखेगा। ये देखिए इन्वर्टेड प्रकार का क्या पाया जाता है, आपका एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल होता है, जो अंडक होता है या फिर कह सकते हैं जो बीजांड होता है, ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, एनाट्रोपस प्रकार का पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये ओवरी है, इस ओवरी में जो ओवुल होता है उसको बढ़ा करके दिखाया गया है, जिसके नीचे की ओर ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला जो भाग है ये चेलाजा एंड है, ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। इस माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पर ये जो ऊपर का भाग है चारों ओर इसके आवरण पाया जाता है, जिसको हम अध्यावरण या इंटीगुमेंट भी कह देते हैं। जो आपका न्यूशेलस या फिर कह सकते हैं ओवल जो होता है, उस ओवल के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको इंटीगुमेंट कह देते हैं। और एक स्थान यहाँ ऐसा होता है जहां पर ये आवरण नहीं होता, उस स्थान को माइक्रोपाइलर कह देते हैं। बीच में ये जो है आपका ये कहलाता एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं, एम्ब्रियो सैक। इसकी हम आगे बात करेंगे और डिटेल से, और ये पूरी संरचना ओवल कहलाती है। चलो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं और फिर इसको डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं। गुरु बीजाणु धानी यानी कि ओवल, ये एक छोटी संरचना है जो व्रंत के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। तो ये इस प्रकार से प्लेसेंटा होता है और ये इसके साथ में क्या होती है, ऐसे ये आपका व्रंत हो गया, फ्यूनिकल जिसे हम कहते हैं, इसके साथ ये प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। वह जंक्शन जहां बीजांड और फ्यूनिकल जुड़ता है, ये बीजांड है और ये फ्यूनिकल है, ये बीच में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये वाला जो स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कह देते हैं। और ये नीट 2020 में पूछा गया था। अभी जो नीट 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो जहां पर फ्यूनिकल और बीजांड जुड़ते हैं उस जंक्शन को क्या कहते हैं, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। तो प्रत्येक बीजांड के चारों ओर ये देखिए एक है, इसके अलावा दो, तीन, इस प्रकार से दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं। तो ये जो आवरण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहलाते हैं, अध्यावरण या इंटेगुमेंट। अध्यावरण अंडाकार जो ओवल होता है उसको घेरे रहते हैं, अंडक को घेरे रहते हैं, सिवाय उस सिरे को छोड़कर जहां एक छोटा छिद्र होता है। यानी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर ये उपस्थित नहीं होते हैं, उस स्थान को माइक्रोपाइलर कह देते हैं। बीजांड द्वार उसे कहा जाता है, बीजांड द्वार, ये याद रख लेना। ये जो नीचे वाला जो भाग है ये बीजांड द्वार है, इस स्थान पर ये अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। बीजांड द्वार सिरे के विपरीत निभाग जिसे हम चेलाजा कह देते हैं, जो कि बेसल पार्ट होता है, ये विपरीत उपस्थित होता है। ये जो आपका बीजांड द्वारीय भाग है या माइक्रोपाइलर एंड है, इसके विपरीत ये वाला जो भाग है ये चेलाजा एंड है, चेलाजा एंड है, इसको चेलाजा एंड कह देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यहां तक हो गया था, आगे हम बात करते हैं। अध्यावरणों के भीतर बंद कोशिकाओं का एक समूह होता है। अध्यावरण के बीच में क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है और इस समूह को बीजांड काय या न्यूशेलस कह देते हैं। जैसे ये आपका अध्यावरण हो गया और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये बाहर की ओर अध्यावरण, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, बीजांड काय या न्यूशेलस कहलाता है। आगे हम इसको डिटेल्स देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझेंगे। इसकी कोशिकाओं को सुरक्षित, इसकी कोशिकाओं में सुरक्षित खाद्य पदार्थ यानी कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जो फूड मटेरियल होता है वो इसमें स्टोर रहता है। भ्रूण कोश फीमेल गेमेटोफाइट बीजांड काय में उपस्थित होता है। जो आपका भ्रूण कोश होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होता है, ये इसी बीजांड काय यानी कि न्यूशेलस में उपस्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतया एक गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन से एक एकल भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये थोड़ी सी लाइन आपको समझनी है कि भ्रूण कोश है वो बीजांड काय में ही पाया जाता है और इस बीजांड में क्या होता है, एक गुरु बीजाणु होता है। उस गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए जो एकल भ्रूण कोश का निर्माण होता है, देखिए किस प्रकार से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक बीजांड में सामान्यतया एक गुरु बीजाणु में, एक बीजांड है उसमें एक गुरु बीजाणु का निर्माण होना है, तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से एक एकल भ्रूण कोश का निर्माण होता है। एक एकल भ्रूण कोश का निर्माण होता है एक बीजांड के अंदर। देखिए यहां पर आ जाए,
गुरु बीजाणु जनन। देखिए एक बार यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि दो प्रोसेस होती है, एक तो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, एक मेगा गेमेटोजेनेसिस होती है। मेगा स्पोर मदर सेल्स है, उससे मेगा स्पोर के निर्माण की जो क्रिया वो तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। और ये जो मेगा स्पोर है ये जब आपके ओविल या बीजांड में परिवर्तित होता है उसको कहते हैं मेल, बोल सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट में जब परिवर्तित होता है, फीमेल गेमेटोफाइट में जब परिवर्तित होता है मेगा स्पोर। चलो यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में जब परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया को मेगा गेमेटोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस है, थोड़ा सा नाम याद रख लेना। आगे देखिए एक बार, ये साथ साथ में हम करते हुए चलेंगे। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए जैसे लघु बीजाणु जनन होता है उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन हो जाएगा। जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है, गुरु बीजाणु जनन मदर सेल्स होती है, या फिर कह सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है, एमएमसी जिसे हम कहते हैं। इससे मेगा स्पोर के निर्माण की क्रिया, मेगा स्पोर के निर्माण की जो क्रिया है उसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, देखिए एक मेगा स्पोर मदर सेल्स एमएमसी से मेगा स्पोर के निर्माण की जो क्रिया है यही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। बीजांड सामान्यतया न्यू सेल्स के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर एकल मेगा स्पोर मदर कोशिका में विभेदित होता है। तो ये मैं बता चुका हूं, ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है इसी की ओर बीजांड आपका पाया जाता है। एकल माइक्रोस्पोर मदर कोशिका में विभेदित होता है। ये एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें संघन साइटोप्लाज्म और एक प्रमुख केंद्रक होता है, यानी कि बड़ी कोशिका होती है ये। इसमें तो बहुत सारे केंद्रक दिखाई दिए लेकिन बहुत सारे होते नहीं है, उस समय केवल ये एक बड़ी कोशिका के रूप में ही होता है। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। ये 2016 के अंदर जो नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगा स्पोर मदर सेल्स में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने मेगा स्पोर बनते हैं? 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, इन 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगा स्पोर ही क्रियाशील होता है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम में दिखाया भी गया है कि ये आपकी ये जो बाहर की जो सेल्स पाई जाती हैं ये मेगा स्पोर सेल्स या कह सकते हैं न्यू सेल्स की सेल्स ही होती है। इनमें से कोई एक सेल्स है वो बीच में आ जाती है और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करने लग जाती है। ये जो बीच में आपको बड़ी सेल्स नजर आ रही है ना, ये है मेगा स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है उसमें क्या होता है? विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती है, एक तो ये और एक ही, 2 सेल्स बन गई इसमें, मेगा स्पोर डायड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर डायड। अब क्या होता है इसमें फिर समसूत्री विभाजन होता है जिससे मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। 2 सेल से 2 से 4 बन गई, 1 2 3 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 4 सेल्स बन गई है, इसको मेगा स्पोर टेट्राड कह देते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। और ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर ये प्रक्रिया होती है। एक बार और डायग्राम के द्वारा समझ लीजिए। देखिए ये है मेगा स्पोर मदर सेल्स, इसको हम अलग से बाहर निकाल लिया जो कि द्विगुणित होती है। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस से 4 मेगा स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, और इसे मेगा स्पोर टेट्राड कह देते हैं। अब क्या होता है, इन 4 में से ये 3 तो डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ये एक बचती है और ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर कह देते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर इसे कह देते हैं। ठीक है, ये याद रख ले। आगे देखिए इस डायग्राम के द्वारा इसको हम आगे और समझ लेते हैं। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है जो कि हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है ना, इससे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और इस स्टेज को 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कह देते हैं, 2 केंद्रीय भ्रूण कोश कहा जाता है इसे। फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे ये 2 कोशिका तो 2 से 4 बन जाते हैं। ठीक है, ये 4 केंद्र की भ्रूण कोश बन जाता है। फिर तीसरा समसूत्री विभाजन होता है, तीसरे समसूत्री विभाजन से 2 से ऊपर 4 कोशिका ऊपर बन जाती है, 4 नीचे बन जाती है, तो ये 8 कोशिका की अवस्था आ जाती है, 8 केंद्र की अवस्था, सॉरी ये केंद्रक है, 8 केंद्र की अवस्था आ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं 8 केंद्र की भ्रूण कोश। अब क्या होता है, इसमें व्यवस्था होनी शुरू हो जाती है, ये केंद्रक आपस में व्यवस्थित होने शुरू हो जाते हैं। 3 केंद्रक तो ऊपर की ओर चले जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे की ओर चले जाते हैं और 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं और अंततः ये जो अवस्था है ये हमें प्राप्त हो जाती है।
ठीक है, अब इसको देखिए नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम हो सकता है। जो कोशिकाएं तीन ये आपको ऊपर की ओर नजर आ रही है ना, इन सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, जो नीचे की ओर ये जो दो सेल्स हैं बाहर की ओर, इनको कहते हैं हम सिनर्जिड्स या फिर इसे सहायक कोशिका कह देते हैं, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, और बीच में ये बड़ी जो कोशिका आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं अंड कोशिका या अंड भी कह देते हैं, अंडाणु भी कह देते हैं, अंड कोशिका। और यहां पर क्या होता है, दो इस प्रकार से संरचनाएं देखने को मिलती है जिसमें फ्लीफॉर्म अपरेटस भी कह देते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो पोलन ट्यूब है वो इसके अंदर एंटर करती है। अब यहां से क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि जो आपका अधिकांश एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें जो भ्रूण कोश होता है, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश है, उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, देखिए चलो इसको मैं आगे समझाने वाला हूं, एक स्ट्रक्चर और ऐड किए, उसमें मैंने ये चीज पूरी अच्छे से दिखाई है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 फिर व्यवस्थित होनी शुरू हो गई, और यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये सेंट्रल सेल्स हो गई, और नीचे हम बात करें ये दो कोशिका ये सिनर्जिड्स हो गई, और ऊपर की ओर ये जो सेल्स नजर आ रही है एग हो गई। नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको फिलीफॉर्म अपरेटस कह देते हैं, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है। ठीक है, ये होती है आपके एक प्रारूपिक भ्रूण कोश की संरचना। ठीक है, जिसमें 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ये याद रख लेना। आगे डायग्राम भी दिया मैंने, उसमें और अच्छे से कोशिश करता हूं। अब देखिए, फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक जो होता है उसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कह देते हैं। मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश। अधिकांश पुष्पीय पादपों में मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर क्रियात्मक होता है, ये मैंने बता दिया। 4 मेगास्पोर बनते हैं, उनमें केवल एक ही क्रियात्मक होता है, जबकि अन्य 3 विघटित हो जाते हैं। क्रियात्मक मेगास्पोर मादा गेमेटोफाइट में विकसित हो जाता है। ये जो क्रियात्मक गेमेटोफाइट है ये किसमें, एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश या फिर मादा गेमेटोफाइट में विकसित हो जाता है। एकल मेगास्पोर से भ्रूणकोश के निर्माण की इस विधि को मोनोस्पोरिक विकास कहा जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसे हम कह देते हैं। और ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका 2017 में कि एक क्रियात्मक मेगास्पोर जो होता है ये किसका निर्माण करता है, तो मादा गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्रियात्मक मेगास्पोर के केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, यानी कि क्रियात्मक मेगास्पोर का जो केंद्रक होता है, ये चीज अभी मैंने पढ़ाई थी वही चीज है ये है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक बनते हैं। ये बता चुका हूं, सिर्फ दोबारा से आपको रिवीजन कर रहा हूं। 2 केंद्रक का निर्माण होता है, फिर ये दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं जिससे 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर केंद्रक जो होते हैं उसमें फिर से 2 बार विभाजन होता है, 2 बार होने से पहले फिर 4 केंद्रक बनते हैं, फिर बाद में भ्रूणकोश में कितने 8 न्यूक्लिएट अवस्था बन जाती है। और ये विभाजन मुक्त केंद्रीय की अवस्था, मुक्त केंद्रीय का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार के विभाजन में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आगे 8 केंद्र की अवस्था बनने के बाद में क्या होता है, जो प्रारूपिक मादा युग्मकोद्भिद या जो भ्रूणकोश होता है उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। और ये जो 8 केंद्रक होते हैं उनमें से 6 जो केंद्रक होते हैं वो तो कोशिका भित्ति से गिर जाते हैं, चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है, और जो कोशिकाओं में व्यवस्थित भी हो जाते हैं, 3 ऊपर की ओर 3 नीचे की ओर। ठीक है, शेष जो 2 केंद्रक बचते हैं जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस कह देते हैं, ये जो बड़ी कोशिका होती है, बड़ी केंद्रीय कोशिका, उसमें अंडे के तंत्र के जो एग अपरेटस होता है ना, एग उपकरण, उसके नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, देखिए सामान्यतः ये उल्टा होता है, लेकिन आपके जो डायग्रामेट्री या पढ़ने की दृष्टि से हम बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड नीचे की ओर लेकर के आते हैं, वैसे आधारीय भाग आपका निभाग वाला होता है, चेलाजा वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, भ्रूणकोश में कोशिकाओं का वितरण, भ्रूणकोश में कोशिका का वितरण किस प्रकार से, निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब वितरण किस प्रकार से वो देख लीजिए। एक कोशिका एक विशिष्ट परिपक्व भ्रूणकोश में, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है। एक विशिष्ट परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है, 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अंडे के तंत्र यानी कि एग अपरेटस के निर्माण के लिए 3 कोशिकाओं का समूह होता है जो कि माइक्रोपाइलर छोर पर व्यवस्थित होती हैं। अंडे के तंत्र में 2 सहायक कोशिका होती है जिन्हें सिनर्जिड्स कह देते हैं और एक अंड कोशिका होती है जिसे एग सेल कहते हैं। सिनर्जिड्स में माइक्रोपाइलर सिरे पर एक विशेष कोशिकीय मोटाई हो जाती है, मतलब कोशिका मोटी हो जाती है उस स्थान पर और एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे फिलिफोरम अपरेटस कह देते हैं और ये परागनलिका को मार्गदर्शन करने में मदद करता है। जैसे आप कोई बाइक से जा रहा है, आपसे रोक करके पूछ लिया भैया ये रास्ता मुझे दिल्ली जाना, तो दिल्ली के लिए रास्ता सही रहेगा क्या, उसी प्रकार से ये जो परागनलिका है वो इसी फिलिफोरम अपरेटस से पूछती है कि क्या ये एग कोशिका तक लेके जा सकता है, तो ये कहती है हाँ आप जरूर आइए, आपके लिए ही ये रास्ता खुला हुआ है। तो ये इसकी मदद करता है मार्गदर्शन। चैलाजा छोर पर 3 कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं चैलाजा एंड पर और इन कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स कह देते हैं। और बड़ी जो केंद्रीय कोशिका होती है उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई है वो व्यवस्थित होते हैं और ये स्ट्रक्चर देख लीजिए सेम यही संरचना बन जाती है। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, पूरा का पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया ना 2-3 स्लाइड्स में वो पूरा का पूरा सारे यहाँ पे दे रखा है। देखिए ऊपर जो सेल्स व्यवस्थित होती हैं इनको एंटीपोडल सेल्स कह देते हैं और एंटीपोडल सेल्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नीचे की ओर 2 सेल्स आपकी सिनर्जिड्स हो गए, ये जो बाहर वाली जो सेल्स है ये सिनर्जिड्स होती हैं, तो 2 सेल्स सिनर्जिड्स हो गई। एक आपकी ये बड़ी वाली जो नजर आ रही है ऊपर की ओर ये एग सेल हो गई, तो एक एग सेल होती है और ये कि ये बीच में जो सेल है ना ये वाली ये पूरी बड़ी वाली सेल ये होगी एक सेल जिसे हम सेंट्रल कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 3 4 5 6 और 7 टोटल जो सेल्स की संख्या पूछे तो 7 सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये एग सेल और सिनर्जिड्स मिलकर के एग अपरेटस का निर्माण करती है। आगे हम बात करें देखिए केंद्रक कितने गिन लेते हैं। 3 जो ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल्स है उसमें 3 केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। 3 नीचे की ओर जो सेल्स होती हैं सिनर्जिड्स में 2 केंद्रक और एग सेल्स में 1 केंद्रक, दोनों कोशिकाओं में 2 3 3 3 6। और पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पर ये 2 केंद्रक आपको नजर आ रहे होंगे, 3 3 6 और 2 8, तो 8 केंद्रक हो गए। देखिए यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल का, और ये कंडीशन बन गई 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार भी रिपीट हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया, उसकी प्रोसेस पढ़ ली, मेल गेमेटोफाइट पढ़ लिया, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो गया, परागकण का निर्माण कर लिया हमने। इसके बाद में फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पढ़ लिया, फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ लिया। उसके बाद में हमने उसमें एग का निर्माण हमने कर लिया, यानी कि ओवल का निर्माण हमने कर लिया, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हमने कर लिया। तो अब है उस एम्ब्रियो सैक तक परागकण को हम किस प्रकार से पहुंचाएं, तो वो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको हम पोलिनेशन कह देते हैं, परागकण कह देते हैं। तो परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है या स्थानांतरण की जो क्रिया है उसे हम परागकण कहते हैं। जैसे ये परागकण हो गए, है ना, ये परागकण हो गए और ये वर्तिकाग्र है, इस परागकण को यहां तक पहुंचाने की क्रिया है, ये परागकण कहलाती है, ठीक है, आ गया समझ में। और कुछ बाहरी एजेंट जो होते हैं ये परागकण में पादपों की सहायता करते हैं। देखिए आगे, पराग के स्रोत के आधार पर परागकण 3 प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार बना भी है। पराग के स्रोत के आधार पर जो परागकण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया ऑटोगेमी, जिसे हम सेल्फ पोलिनेशन, देखिए सामान्य जो छोटी क्लासेज की बुक है 10वीं तक की उसमें सेल्फ पोलिनेशन लिखा हुआ मिलता है, ये ऑटोगेमी उसमें नहीं मिलता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सेल्फ पोलिनेशन ही है, सब परागकण है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर बता देता हूं, ये कोई ए पुष्प है, इस पुष्प के ये जो ए पादप है, सॉरी ये ए पादप है, इस ए पादप पर एक फ्लोर लगा, ये पुष्प लगा, इस पुष्प में एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। यहाँ पर क्या हो गया, मेल में परागकण बने, ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके गिर गए, यानी इसी पुष्प के ए पुष्प है और ए पुष्प के जो सॉरी ए पादप का नाम दे दिया क्या हमने, यहाँ पर पादप का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, सी कर देते हैं पादप का नाम और पुष्प का नाम ए कर देते हैं, ठीक है।
ए पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे परागण निकले और ए पुष्प के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके वर्तिकाग्र पर ये परागण पहुंच गए, मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागण, तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखें, इसमें परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। खुले हुए पराग, पता नहीं क्या हो गया मुझे भी अचानक से कुछ, खुले हुए परागकोश और वर्तिकाग्र वाले पुष्पों में पूर्ण ऑटोगेमी दुर्लभ होती है। जो पुष्प खुल जाते हैं ना उसमें ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका कारण क्या, पुष्प खुल जाएंगे तो उसके परागकण बिखर जाएंगे, वो दूसरे पुष्पों पे जाके गिर जाएंगे, तो ऑटोगेमी उसमें थोड़ी सी उसमें समस्या क्रिएट हो सकती है ऑटोगेमी के लिए। ऐसे पुष्पों में ऑटोगेमी के लिए पराग रिलीज और वर्तिकाग्र ग्रहणशीलता में समकालिता की आवश्यकता होती है। अगर खुले हुए जो पुष्प होते हैं उनमें भी अगर ऑटोगेमी की हम बात करें तो उसमें देखिए वर्तिकाग्र की जो परिपक्व अवस्था या ग्रहणशीलता की अवस्था वो और पराग रिलीज होने का जो समय है ये दोनों अगर समान हो, एक ही समय पराग रिलीज हो, उसी समय पराग रिलीज हो और उसी समय वर्तिकाग्र ग्रहण करने के लिए तैयार हो, तो उसमें ऑटोगेमी हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसके अलावा परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास होने चाहिए, मतलब पास पास होंगे तो उससे निकल करके इस पे गिर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परागकण स्वपरागण हो जाएगा। वोएला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कैमेलिना जैसे जो ऐसे पादप होते हैं इनमें दो प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। ऐसे पादप हैं ये जिनमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो चेस्मोगेम्स और क्लिस्टोगेम्स। चेस्मोगेम्स जो होते हैं वो तो खिले हुए पुष्प होते हैं, एक मिनट, चेस्मोगेम्स तो खिले हुए पुष्प होते हैं जो खुले होते हैं, और क्लिस्टोगेम्स जो होते हैं ऐसे बंद प्रकार के पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खुलते। ठीक है, देखिए आगे, पहले हम चेस्मोगेम्स फ्लोर की बात करते हैं तो ये खुले हुए या खिले हुए पुष्प होते हैं, जैसे अन्य पादपों में देखने को मिलता है ना उसी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। क्लिस्टोगेम की हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। ये बिल्कुल नहीं खिलते हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र पास पास होते हैं, उस समय तो ये ऑटोगेमस होते हैं। ठीक है, जब परागकोश पुष्प की कलियों में खिलते हैं, मतलब ये अगर पुष्प खिल जाए तो परागकण परागण के लिए वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, और क्लिस्टोगेमस पुष्प परागकणों की या जो पोलिनेटर होते हैं, एजेंट होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में भी सुनिश्चित बीज सेट का उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब क्लिस्टोगेम पुष्प होते हैं हमेशा बंद रहते हैं, और बंद रहने का मतलब यही है कि जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है ये पास पास होते हैं और ये खिलते नहीं है। इस कारण से पास में जैसे ही परागण परिपक्व होते हैं तो वर्तिकाग्र के द्वारा ये ग्रहण कर लिए जाते हैं और बिना पोलिनेटर या एजेंट के ये क्या करते हैं, बीज सेट उत्पन्न कर देते हैं। ये 2013 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहां से ये क्वेश्चन बना है कि नीचे दिए गए कथन नीट 2022 में भी आया हुआ है, क्लिस्टोगेम फूल हमेशा ऑटोगेमस होते हैं। दूसरा कथन दे दिया क्लिस्टोगेम में नुकसानदेह है क्योंकि इसमें क्रॉस परागण की कोई संभावना नहीं होती। तो क्लिस्टोगेमी जो होते हैं उसमें क्रॉस परागण कभी नहीं होता क्योंकि ये पुष्प खिलते ही नहीं है। तो दूसरा कथन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सही है सेकंड गलत हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रकार है परागण का वो है जेटिनोगेमी। इसमें परागण परागकोश से रिलीज होकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। एक बार समझा देता हूं, ये मान लीजिए ए पुष्प है, ए पादप है, इस पे ये एक पुष्प लगा, इसको नाम दे दिया सी, और एक पुष्प यहाँ पे लगा, इसको नाम दे दिया बी। अब यहां से क्या हो गए, परागण निकले और ये परागण इस बी पुष्प पे आकर गिर गए। पादप तो एक ही है लेकिन पुष्प दूसरा हो गया। एक पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागणों के जाने की या स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया वो गिटेनोगेमी है। ये AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्रियात्मक रूप से परपरागण है। क्रियात्मक रूप से हम बात करें तो परपरागण है, क्रॉस पोलिनेशन है जिसमें एक परागण एजेंट भी शामिल होता है। यहां तक यहाँ पहुंचाने में एजेंट भी शामिल होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से ये ऑटोगेमी है क्योंकि कोई डिफरेंट नहीं देखने को मिलता, कोई विभिन्नता नहीं, वही पादप है उसी के परागण है, तो कोई आनुवांशिक रूप से विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। इस कारण इसको हम ऑटोगेमी के समान भी मान सकते हैं क्योंकि परागण एक ही पादप की होती है। अब आता जीनोगेमी जिसे हम परपरागण कहते हैं सामान्यतया। इसमें परागण परागकोश से एक अलग पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसको, ये ए पादप है और यहाँ पे बना देते हैं बी पादप। ठीक है, इस पे भी यहाँ पे ये पुष्प उपस्थित है। ठीक।
इस पुष्प पे परागण निकले, ये दूसरे पुष्प के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये जो क्रिया है ये परपरागण या सेल क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी से हम कहते हैं। आगे होगा समझ में, बस सीधा सा ये, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं। ये आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकणों को वर्तिकाग्र पर लाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में पूछा गया था। ये आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकणों को वर्तिकाग्र पर लाता है। अब परागण एजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एजेंट में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो अजैविक और जैविक। अजैविक जो एबायोटिक परागण एजेंट होते हैं उसमें एक तो वायु और एक जल, वाटर। ठीक है, तो पहले हम वायु की बात करते हैं कि जो वायु के द्वारा परागण करते हैं तो उस प्रक्रिया को एनिमोफिली कह देते हैं। एनिमोफिली, वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोफिली कह देते हैं। अधिक सामान्यतः अजैविक एजेंट यही है। सामान्यतः हम बात करें तो वायु के द्वारा अधिकांश हमें परागण देखने को मिलता है। वायु परागित होने वाले जो पुष्प हैं उनमें अक्सर प्रत्येक अंडाशय में एक एकल अंडाकार ओविल होता है। जो वायु के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं उसमें केवल एक ही ओविल देखने को मिलता है और कई फूल एक पुष्प क्रम में, कई जो पुष्प होते हैं ये एक पुष्प क्रम में पैक रहते हैं। जैसे ये पुष्प क्रम है तो इसमें बहुत सारे पुष्प होते हैं, ये इस प्रकार से लगे रहते हैं। ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये लाइन मैंने दोबारा से यहाँ पे ऐड कर दी, तो AIPMT 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 बार ये पूछा जा चुका, तो फिर से भी आ सकता है, ये भी ध्यान में रखें। जैसे कोरनकोप, कोरनकोप जो होता है उसमें लटकन वर्तिकाग्र और वर्तिका होती है, मतलब लटकी हुई रहती है वर्तिकाग्र या वर्तिका। इस प्रकार से ये पादप है और इससे जो वर्तिकाग्र ये अंडाशय हो जाएगा। तो ऐसे लटकी हुई रहती है जो परागकणों को फंसाने के लिए हवा में ऐसे हिलती डुलती रहती है, लहराती है। और ये AIPMT 2011 में पूछा गया था। प्रभावी परागण के तरीके यानी इफेक्टिव परागण जो होता है उसके तरीके क्या है। पुष्प भारी मात्रा में पराग पैदा करे, यानी कि पुष्प जो होता है वो बहुत अधिक संख्या में परागण उत्पन्न करे। परागण जो होते हैं ये हल्के और चिपचिपे होने चाहिए। हल्के होने चाहिए जो हवा में उड़ करके कहीं दूर जा सके। चिपचिपे होने चाहिए जैसे ही वर्तिकाग्र पर उसको छुए या फिर किसी एजेंट को छुए, परागण एजेंट को, तो उससे चिपक जाए ताकि हवा की धाराओं में ले जाया जा सके। उनके पास अक्सर अच्छी तरह से उजागर यानी कि खिले हुए पुंकेसर होने चाहिए। हवा की धाराओं के पराग के आसान फैलाव के लिए, यानी आसान फैलाव के लिए वो खिले भी होने चाहिए, वो दूर तक फैल सके। हवा से परागित होने वाले परागकणों को फंसाने के लिए बड़े पंख वाले वर्तिकाग्र होते हैं। यानी हवा से जो परागित पुष्प हैं उनकी जो परागण है इनको फंसाने के लिए जो वर्तिकाग्र जो होते हैं वो बड़े बड़े पंख वाले वर्तिकाग्र होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो वायु के द्वारा परागण हो गया। अब हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागण जो होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये काफी दुर्लभ होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, लगभग 30 पीढ़ी तक ही सीमित होता है। ये आपके NCERT की लाइन है, वही चीज बता रहा हूँ, पूरी की पूरी NCERT में लिखी हुई है। ज्यादातर मोनिकोटिलेडन्स जो होते हैं एकबीजपत्री उनमें इसके द्वारा होता है, और जो आदिम प्रकार के प्लांट हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला जो कि ताजा पानी में रहते हैं, इनमें जल के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। जोस्टेरा जो कि समुद्री घास है, समुद्र में पाया जाता है, इसमें भी जल के द्वारा परागण होता है। इसके विपरीत आदिम पादपों के बीच नर युग्मकों के लिए जल परिवहन एक नियमित साधन है। जो आदिम प्रकार के पादप हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें क्या होता है कि नर युग्मक पानी में छोड़ दिए जाते हैं और फिर पानी उसको बहा करके उस पुष्प तक पुष्प तो निकलते नहीं है लेकिन वहां जो फीमेल गेमेट है उस तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह माना जाता है कि विशेष रूप से कुछ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के लिए नर युग्मकों के परिवहन और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होने के कारण उनका वितरण सीमित है। मतलब ज्यादा वितरण नहीं होता, ये पानी तक ही सीमित रहते हैं, पानी के आसपास। क्योंकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, अभी 5-4 स्लाइड और देखते हैं, हम थोड़ा सा फटाफट करने का कोशिश करते हैं। परागण से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। परागण से संबंधित गलत कथन यहाँ पर कौन सा, ये नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल वाले पौधों में जल द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। तो ये तो बहुत ही कम है, सही है ये तो आपका। अजैविक परागण हवा द्वारा परागण अधिक आम है। सामान्यतः यही होता है, वायु के द्वारा ही परागण के लिए मधुमक्खी और भृंगों को आकर्षित करने के लिए फूल गंध उत्पन्न करते हैं। ये भी ठीक है कि गंध उत्पन्न करते हैं जिसी से जो कीट वगैरह उससे आकर्षित होते हैं। कीड़ों में पतंगे और तितलियां सबसे प्रमुख परागण एजेंट है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। आगे देखिए, वेलिसनेरिया में
मादा पुष्प लंबे वृंत द्वारा पानी की सतह तक पहुंचते हैं, या वेलिसिनेरिया जो पानी के अंदर रहते हैं, तो इनके जो मादा पुष्प होते हैं इनके वृंत बहुत लंबे होते हैं, जिस कारण ये पानी की सतह तक पहुंच जाते हैं। नर पुष्प या जो परागकण होते हैं ये पानी की सतह पर ही छोड़ जाते हैं, ये पानी की सतह पर पहुंचते हैं, और नर पुष्प जो होते हैं या जो परागकण होते हैं इनको पानी की सतह पर ही छोड़ा जाता है। वे पानी की धाराओं द्वारा एक दूसरे के समीप आते हैं या बहाकर ले जाए जाते हैं। जो परागकण होते हैं ना, ये पानी की धाराओं के माध्यम से उस मादा पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं और मादा पुष्पों तक ये पहुंचते हैं। ये नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, समुद्री घास में मादा पुष्प पानी में डूबे, समुद्री घास जो है उसमें क्या होते हैं, मादा पुष्प पानी में डूबे रहते हैं। परागकण इनके क्या होते हैं, लंबे रिबन के समान होते हैं तथा उन्हें पानी के अंदर ले जाए, उसमें तो बाहर लेकर आते हैं, जबकि ये पानी में डूबे रहते हैं। इस कारण परागकण बहुत लंबे होते हैं, रिबन के समान होते हैं, तो उनको पानी के अंदर ले जाया जाता है और पानी के अंदर वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो पिछली बार यहां से बना था, तो इस बार यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, अधिकांश जल परागित प्रजातियों के परागकणों में जल के द्वारा जो परागण होता है, उनकी जो प्रजातियां हैं, उनके जो परागकण होते हैं, उनको गीला होने से या गलने से बचाने के लिए इन परागण के चारों ओर श्लेष्म का आवरण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सभी जलीय पादप हाइड्रोफिली का उपयोग नहीं करते हैं। जितने भी जलीय पादप हैं वो सभी हाइड्रोफिली यानी कि जल के द्वारा परागण नहीं करते हैं। अधिकांश जलीय पादप जैसे कि जलकुंभी और जल लिली, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, नीट 2020 में पूछा गया था। अधिकांश जलीय पादप जैसे जलकुंभी, जल लिली, इनमें क्या होता है, पुष्प है ये एंटिमोफिली यानी कि कीटों के द्वारा परागण करते हैं। एनिमोफिली यानी कि वायु के द्वारा परागण है वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रख लेना कि जलकुंभी और जल लिली और अधिकांश जलीय पादप हैं, उनमें एंटिमोफिली और एनिमोफिली के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, जो कि जलीय पादप हैं। हवा और पानी से परागित होने वाले पुष्प बहुत रंगीन नहीं होते हैं, यानी कि वायु और पानी से जो पुष्प परागित होते हैं वो पुष्प रंगीन नहीं होते हैं। रंगीन क्यों होंगे, क्योंकि उनको कीटों को थोड़ी परागित आकर्षित करना है। वो कैसे भी हो, वायु के संपर्क में आते तो वायु में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, धाराओं में बह जाते हैं, और पानी के संपर्क में आते तो पानी से बह जाते हैं। लेकिन उनको रंगीन होने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही उसमें मकरंद या अमृत या नेक्टर का निर्माण होता है। अगर कीटों के द्वारा परागित होते तो वो रंगीन भी होते, उसमें अमृत भी या नेक्टर भी पाया जाता। ये तो एबायोटिक या अजैविक एजेंट हो गए। अब जैविक एजेंट की हम बात कर लेते हैं। जैविक या बायोटिक परागण एजेंट, इसमें जितने भी जीव हैं वो आते हैं। अधिकांश पुष्प वाले पादपों में जानवर या जीव जो होते हैं ये परागण एजेंट के रूप में सहायक होते हैं, जैसे बीज, मधुमक्खियां, बटरफ्लाई, तितलियां, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स या हमिंग बर्ड्स इसमें आती हैं। मुख्य रूप से बैट्स है, प्राइमेट्स जिसमें लेमूर और आर्बोरल जो पेड़ पौधों पे रहते हैं जैसे ट्री डेवेलिंग, रोडेंट्स, खरगोश वगैरह, रेप्टाइल्स, ये जो गार्डन लिजार्ड है, जेको लिजार्ड है, ये सभी क्या होते हैं, परागण एजेंट के रूप में काम करते हैं। कीटों द्वारा परागण जिसे हम एंटेमोफिली कह देते हैं, विशेष रूप से मधुमक्खियों द्वारा अधिक सामान्य है। यानी सामान्यतया जो कीटों के द्वारा परागण होता है उसमें मधुमक्खियां मुख्य हैं जो कि सामान्यतया परागण के रूप में भाग लेते हैं। जो कीटों के द्वारा परागण होता है वो मुख्य रूप से मधुमक्खी के द्वारा। अक्सर जंतु परागण वाले पादपों के पुष्प विशेष रूप से जानवरों की एक विशेष प्रजाति के लिए अनुकूलित होते हैं। जो जंतुओं के द्वारा जो परागण होते हैं तो उस विशेष प्रजाति के लिए वो अनुकूलित होते हैं कि उसी के द्वारा परागण होगा। कीटों की विशेषताएं, परागित पुष्प, कीटों के द्वारा जो परागित होते हैं उन पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि पुष्प कैसा हो, बड़ा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, जैसे देखते ही वो कलरफुल हो तो वो कीटों के द्वारा आकर्षित हो सकते, सुगंधित, गंध आनी चाहिए उसकी, मकरंद से भरपूर होना चाहिए। देखिए कोई पुष्प रंगीन भी हो, बड़ा भी हो और सुगंधित भी हो, कीट आकर्षित हो जाता, कीट उसके पास चला जाता। अगर उसको रिवार्ड यानी कुछ अच्छी चीज वहां पे नहीं मिलेगी तो वो कीट वो दोबारा वहां पे नहीं जाएगा। इसके लिए उसको मकरंद भी भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। जो मकरंद होता है, नेक्टर होता है, वो भी भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, तभी कीट उसके परागण में सहायता करते हैं। मकरंद और परागण के लिए पुष्प पुरस्कार होते हैं, यानी कीटों की हम बात करें तो उनमें मकरंद और परागण जो होते हैं ये परागण के लिए पुष्प पुरस्कार होते हैं। और ये नीट 2023 और नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछा गया, तो ये फिर भी आ सकता है।
जब पुष्प छोटे होते हैं तो उन्हें दृश्यमान बनाने के लिए पुष्प क्रम बनाते हैं। छोटे छोटे पुष्प होते हैं तो बहुत सारे गुच्छों में व्यवस्थित हो जाते हैं, और गुच्छों में होंगे तो वो पुष्प क्रम का निर्माण कर लेते हैं। तो बहुत सारे दूर से ही दिख जाता है, छोटे पुष्प थोड़ी दिखाई देंगे, जब वो एक जगह हो जाएंगे पुष्प क्रम के रूप में तो वो दिखाई दे जाएंगे। मधुमक्खी और भृंगों द्वारा परागित पुष्प इन जानवरों को आकर्षित करने के लिए गंध का स्राव करते हैं। मधुमक्खी और जो भृंग मोथ जिसे हम कहते हैं, इनके द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं ये क्या करते हैं, एक गंध सुगंध उत्पन्न करते हैं जिससे कि वो इसकी तरफ आकर्षित हो सके। परागकण आमतौर पर चिपचिपे होते हैं। परागकण आमतौर पर चिपचिपे होते हैं जब जानवर परागकोश और वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। परागकण आमतौर पर चिपचिपे होते हैं जब जानवर, जब जीव होते हैं ये परागकोश और वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो उसके शरीर को परागकण मिलते हैं। जैसे ही ये परागकण है किसी जानवर के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, उसके परागकण है वो चिपक जाते हैं चिपचिपे होने के कारण। जब ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, परागण के संपर्क में आ गए, परागण उसके चिपक गए शरीर से, और फिर ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो परागण वहां पे ये छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से परागण की क्रिया। कुछ पादप अंडे देने वालों के लिए पुष्प इनाम के रूप में सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बड़े बड़े पुष्प होते हैं, उनमें क्या होता है वो अंडे देने के लिए कीटों के लिए एक पुष्प इनाम के रूप में सुरक्षित स्थान भी प्रदान करते हैं। 2017 में पूछा गया था ये। एमोर्फोफिलस, एमोर्फोफिलस जो होता है ये 6 फीट का सबसे लंबा पुष्प होता है इसका। तो इसमें वो अंडे देने के लिए क्या करते हैं, कीट रहते हैं। एक कीट जिसे हम मोथ कह देते हैं या मोथ जो प्रजाति होती है, ये पादप जो युक्का है एक दूसरे के बिना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते। मोथ और युक्का ये जो पादप हैं ये एक दूसरे के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कीट अपने अंडे अंडाशय के लोक्यूल जो होता है उसमें जमा करते हैं, उस कीट द्वारा परागित होते हैं, उस कीट द्वारा परागित होते हैं तथा अंडे से लार्वा बाहर निकलता है। अंडे में जब लार्वा बन जाता है तो लार्वा बाहर निकल जाता है क्योंकि उसके बाद में उसमें बीज भी तो बनना होता है, फिर वो बीज में विकसित होने लगते हैं। कई कीट परागण के लिए परागकण लाए बिना पराग या मकरंद का उपभोग करते हैं तो उन्हें हम पराग या अमृत लुटेरे, पोलेन या नेक्टर रोबर्स कहा जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कई कीट ऐसे भी होते हैं जो पराग पुष्प की तरफ चले जाते हैं और वहां पर मकरंद जो होता है उस मकरंद को तो उपयोग कर लेते हैं लेकिन वहां पे परागण नहीं लेके आते हैं, पोलन ग्रेन से लेके नहीं आते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो पराग या अमृत लुटेरे या पराग चोर भी उसे हम कह सकते हैं, नेक्टर रोबर भी कह सकते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, हर्मेफ्रोडाइट पुष्प सौ परागण से गुजर सकते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब होता है जो द्विलिंगी, उभयलिंगी जिसे हम कहते हैं। उभयलिंगी शब्द अच्छा है इसके लिए, उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, मेल और फीमेल दोनों हो, तो उसको हम उभयलिंगी कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, 100 परागण से गुजर सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कर सकते हैं क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन होते हैं, वो आपस में क्या कर लेते हैं, पोलिनेशन हो जाता है इसमें, तो इसे 100 परागण से गुजर सकते हैं। निरंतर 100 परागण के परिणाम स्वरूप इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। 100 परागण से बचने और क्रॉस परागण को प्रोत्साहित करने के लिए पादपों के कुछ उपकरण होते हैं। यानी कि 100 परागण से बचने के लिए और उसमें क्रॉस परागण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तकनीकें हैं जो काम में ली जाती है। वो कौन कौन सी तकनीकें हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि इनके परिपक्वता जो काल है उनको अवॉइड करना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्तिकाग्र के ग्रहणशील होने से पहले पराग रिलीज हो जाते हैं, यानी वर्तिकाग्र ग्रहणशील परिपक्व होने से पहले पराग निकल जाए तो वो क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा उसमें, क्योंकि वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं हुआ है इस समय। या फिर पराग रिलीज होने से पहले वर्तिकाग्र ग्रहणशील हो जाए, पराग रिलीज नहीं हुए हैं और वर्तिकाग्र पहले ग्रहणशील हो गई तो भी क्या हो जाएगा, उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये ऑटोगेमी को रोक सकता है। ठीक है, ऑटोगेमी को रोक सकता है। दूसरा है भिन्न स्थिति पर परागकोश और वर्तिकाग्र की व्यवस्था। भिन्न स्थिति पर परागकोश और वर्तिकाग्र की व्यवस्था, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर परागकोश तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो, जैसे ये परागकोश है यहाँ पर और वर्तिकाग्र यहाँ है, तो इसकी ऊंचाई में डिफरेंस मिल गया ना, तो ये भी क्या करता है, ऑटोगेमी को रोकता है। तीसरा सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि यह स्त्री केसर में पराग अंकुरण या पराग नली वृद्धि को रोककर 100 परागण
से निषेचन को रोकने के लिए एक आनुवांशिक तंत्र होता है। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी या स्व असंगति में क्या होता है, जब परागनली जो वृद्धि कर रही है तो उसको रोक करके उसमें स्व परागण को रोकने का कार्य करता है, निषेचन को रोक देता है। डी है यहाँ पर उभयलिंगी फूलों का उत्पादन। उभयलिंगी फूलों का उत्पादन जो हेर्मेफ्रोडाइट पुष्प है उनका उत्पादन। यदि नर और मादा फूल एक ही पौधे यानी कि मोनोसियस, जैसे कि अरंडी या मक्का, ऐसे पादप हैं जो मोनोसियस होते हैं, पर मौजूद है तो यह ऑटोगमी को रोकता है, लेकिन गिटेनोगमी को नहीं रोक सकता। गिटेनोगमी को नहीं रोक सकता। डाइसियस पौधे जैसे कि पपीता में नर और मादा पुष्प भिन्न भिन्न पौधों पर होते हैं तो ये ऑटोगमी और गिटेनोगमी दोनों को रोक सकता है। यानी कि कोई एक पादप है और इस पादप पर फीमेल पुष्प भी लगा हुआ है, मेल पुष्प भी लगा हुआ है, तब तो क्या करेगा, ये ऑटोगमी को तो रोक सकता है लेकिन गिटेनोगमी को नहीं रोक सकता। अगर एक पादप है इस पर ये सिर्फ फीमेल पुष्प लगा हुआ, दूसरा पादप है इस पे मेल पुष्प लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, गिटेनोगमी को भी रोक सकता है और ऑटोगमी को भी रोक सकता है। तो ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रख लेना है कि गिटेनोगमी और ऑटोगमी दोनों को रोकने के लिए कौन सी टेक्निक महत्वपूर्ण है, तो ये टेक्निक किस प्रकार का पादप होना चाहिए, डाइसियस होना चाहिए। अब देखिए परागकण और अंडक की अंतक्रिया क्या होती है, बीच में आरती होने लगी, इस कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बहुत ज्यादा, शायद आवाज भी आ रही होगी इसकी। परागकण और अंडक की अंतक्रिया, ये चीज मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये परागनलिका आती है तो परागनलिका को जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ये क्या करता है, इसको रास्ता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जैसे परागनलिका आती है, ये परागनलिका मेल गेमेट को अंदर छोड़ देती है। मेल गेमेट को छोड़ने के बाद जो मेल गेमेट एक जो होता है ये तो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ चला जाता है और ये एक होता है ये एग सेल्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्त्री केसर उनके द्वारा उत्पादित रासायनिक घटकों के माध्यम से संगत या असंगत परागण को पहचानता है। यानी इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो स्त्री केसर होता है, कार्पल होता है, ये क्या करता है, कुछ रासायनिक घटक होते हैं उसके माध्यम से जो परागकण है वो संगत है या असंगत है, यानी उसके लिए अनुकूल। कई बार क्या होता है, दूसरे पादपों के परागण भी उस पर आ जाते हैं, तो उसमें कौन सा संगत है उसके लिए या असंगत है उसकी पहचान करता है, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि पराग सही प्रकार का है, अनुकूल मतलब उसकी पहचान हो गई कि ये संगत है, तो स्त्री केसर इसे स्वीकार करता है और परागण के बाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है। परागकण जनन छिद्रों में से एक के माध्यम से, जनन छिद्र जो है ना उनके एक के माध्यम से पराग ट्यूब का उत्पादन करने के लिए वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो जाता है और परागकण की सामग्री पराग ट्यूब में चली जाती है। परागकण की जो सामग्री वो पराग ट्यूब में चली जाती है। पराग ट्यूब वर्तिकाग्र और वर्तिका के माध्यम, ऊतकों के माध्यम से बढ़ता है और अंडाशय तक पहुंच जाता है। ये कंडीशन हो जाती है। देखिए ये परागनलिका ही है, ये दोनों युग्मक है, ये अंदर की ओर छोड़ दिए जाते हैं। यदि पराग असंगत है, मतलब गलत प्रकार का आ गया, ये तो संगत होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी, असंगत हो गया तो क्या होगा, तो इस तरीके से वर्तिकाग्र पर पराग के अंकुरण या वर्तिका में परागनली की वृद्धि को रोक देता है, यानी कि परागनली की वृद्धि रुक जाती है और इसे अस्वीकार कर देता है। परागकण और स्त्री केसर के बीच, यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पराग असंगत हो तो क्या होगा, ये बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। परागकण और स्त्री केसर के बीच एक निरंतर संवाद के परिणाम स्वरूप स्त्री केसर पराग को पहचानने की क्षमता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए होता है। तो ये कुछ रासायनिक घटकों के माध्यम से होता है जिससे इसकी पहचान की जाती है, फिर इसको स्वीकार कर दिया जाता है। असंगत नहीं है तो अस्वीकार कर दिया जाता है। आगे देखिए, कुछ पौधों में परागकणों को दो कोशिकीय अवस्था वाली स्थिति में ही क्या हो जाता है, परागित किया जाता है। ये पहले बता चुका हूं मैं आपको, जिसमें एक तो वनस्पति कोशिका होती है और एक जनन कोशिका। ऐसे पौधों में क्या होता है, जनन कोशिका वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या होता है, परागनली में वृद्धि होती है, उस समय दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाती है। अगर तीन कोशिकीय की अवस्था वो तो पहले ही विभाजित हो जाती है, लेकिन दो कोशिकीय की अवस्थाओं में अगर परागित हो जाए तो वो वर्तिकाग्र पर आने के बाद उस जन्म सेल या जनन कोशिका उसमें विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मक बन जाते हैं। ये 2017 में AIMPMT में पूछा गया। तीन कोशिका वाली स्थिति में पराग बहाने वाले पौधों में पराग नलिकाएं शुरू से ही दो नर युग्मकों को लेके जाती है, उसमें तीन कोशिका पहले से ही, और जो वेजिटेटिव सेल है वो पराग नलिका का निर्माण कर लेती है। पराग ट्यूब अंडाशय तक पहुंचती है, फिर माइक्रोपाइलर के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। माइक्रोपाइलर के माध्यम से
और फिर फिलिफोरम तंत्र के माध्यम से सिनर्जिड्स में से एक में प्रवेश कर जाती है। फिलिफोरम जो तंत्र है उसकी मार्गदर्शन होता है, जिसके माध्यम से सिनर्जिड्स में प्रवेश कर जाती है। सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर भाग में मौजूद फिलिफोरम उपकरण प्राग ट्यूब के प्रवेश का मार्गदर्शन करता है, ये बता चुका हूं पहले ही। एक पादप ब्रीडर वांछित संकर प्राप्त करने के लिए असंगत परागकणों में भी पराग स्त्रीकेशन अंतक्रिया में हेरफेर कर सकता है। यानी कुछ में कुछ जो वांछित परिवर्तन चाहते हैं तो वो जेन में परिवर्तन करके भी हम क्या करते हैं, उसमें हेरफेर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरण, ये एक फसल सुधार कार्यक्रम है जिसमें परागण के लिए वांछित परागकणों का उपयोग किया जाता है। जो हम चाहते हैं उसी प्रकार के परागण उपयोग में ले जाते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यह निम्नलिखित तकनीकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ तकनीक आती है, जैसे पहला है इमस्कुलेशन, नपुंसकता। इसमें क्या होता है, कोई भी चिमटे या चिमटे की सहायता से जो एक जोड़ी का उपयोग करके, चिमटे की एक जोड़ी का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा परागकोश के अलग होने से पहले, परागकोश के अलग होने से पहले क्या करते हैं, फीमेल पेरेंट की उभयलिंगी पुष्प की कली से परागकोश को हटा देते हैं। यानी कि कोई भी क्या होता है, यहाँ पर जो पुष्प है उसमें यहाँ आपका जो परागकोश है, ये तो हो गया आपका अंडाशय, ये जो परागकोश है इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो इसको कहते हैं नपुंसकता। ठीक है, आगे देखिए। एक होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ अवांछित पराग के साथ इसके कलंक मतलब वर्तिकाग्र को कहते हैं कि सदूषण को रोकने के लिए कटे हुए पुष्प को एक उपयुक्त बैग या बटर पेपर से बना होता है, उसकी सहायता से ढक देते हैं। जो हमने अभी काटा, जो कोई भी पुष्प उसको हमने काटा ना, उसको पेपर की सहायता से ढक देते हैं। जब वर्तिकाग्र ग्रहणशीलता प्राप्त कर लेता है, वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, तो नर जनक के परागकोशों से एकत्रित परिपक्व परागकणों को, जो परागकण हमने नर जनक से प्राप्त किए हैं, उन परागकणों को क्या करते हैं, उस वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं। फिर पुष्पों को फिर से पैक कर देते हैं, फिर से उसको ढक देते हैं और फलों को विकसित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एकलिंगी पुष्प के लिए निर्बलता की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी एकलिंगी पुष्प जो होती है उसमें निर्बलता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुष्प खिलने से पहले मादा पुष्पों की कलियों को बैग में रखा जाता है। पुष्प खिलने से पहले, इसी की कंडीशन की बात कर रहे हैं, या फिर यह कर सकते हैं पुष्प खिलने से पहले उसको क्या करते हैं, बैग में बंद कर देते हैं। जब वर्तिकाग्र ग्रहणशील हो जाता है तो वांछित पराग का उपयोग करके परागण किया जाता है। जो हम इच्छा चाहें उसको वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं और आसानी से जैसा हम चाहते हैं वैसे ही परागण उपयोग में ले सकते हैं। फूल को फिर से पैक कर दिया जाता है। जो चीजें यहीं पे बताई थी मैंने वैसी प्रकार की यहाँ पर है। बहुत ही सिंपल सी है, आप पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा, इसमें कुछ समझने वाली भी चीज नहीं। आगे देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन या द्विवीय निषेचन। सहायक कोशिका में से एक में प्रवेश करने के बाद, सहायक कोशिका में से एक में प्रवेश करने के बाद पराग ट्यूब दो नर युग्मकों को सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में छोड़ देती है। दो नर युग्मक है उनको सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंडे की कोशिका की ओर चला जाता है, एक तो अंडे की तरफ चला जाता है और दूसरा केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। जो केंद्र कौन सा, जो बीच में जो ध्रुव केंद्रक थे उनके पास चला जाता है और युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर लेता है। और एक तो क्या करती है, एक तो आपका एग सेल है, एग का केंद्रक हो गया, और एक आपका मेल गेमेट है उसका केंद्रक, ये जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जायगोट बना लेते हैं। ठीक है, जो कि द्विगुणित होता है, ये अगुणित और ये अगुणित। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अन्य नरयुग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय केंद्र की ओर बढ़ता है। जो अन्य नरयुग्मक है इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर में ये समझा। अन्य नरयुग्मक जो होते हैं जो केंद्र में स्थित ध्रुवीय केंद्र की ओर बढ़ता है और उनके साथ एक ट्रिप्लोइड प्राथमिक एंडोस्पर्म PAN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है। देखिए, दो केंद्रक पहले से ही थे, ठीक है ना, दो केंद्रक पहले से थे और इसके साथ में एक केंद्रक और आ जाता है, तो ये त्रिगुणित अवस्था बन जाती है और इसको कहते हैं PAN, ट्रिप्लोइड प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक कहते हैं। क्योंकि इसमें तीन अगुणित केंद्र का संलयन होता है, तीनों अगुणित केंद्र का संलयन होता है, तो इसको त्रिक संलयन हम कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। क्योंकि भ्रूण कोश में दो प्रकार के फ्यूजन होते हैं, दो प्रकार के फ्यूजन कौन से, एक तो सिनगेमी जिसे हम निषेचन कह देते हैं जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन जिसमें भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और इसलिए इसको हम द्विवीय निषेचन भी कह देते हैं। दो निषेचन हो गए ना, तो इसको द्विवीय निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और ये पुष्पीय पादपों का अद्वितीय लक्षण है, यूनिक फीचर है पुष्पीय पादपों का। ये 2017 में भी आया, यहाँ से क्वेश्चन 2018 में भी आया, 2019 में भी आया ये
क्वेश्चन। और इसकी खोज भी आपको बता देता हूँ, नवास्चिन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट था, याद रखना। देखिए 2023 में क्या पूछा गया था, एंजियोस्पर्म में निषेचित भ्रूणकोश की अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचना क्रमिक रूप से क्या होगी। अगुणित कोशिका कौन सी है एंजियोस्पर्म का जो भ्रूणकोश होता है उसमें, और द्विगुणित कौन सी है, त्रिगुणित कौन सी। देखिए एंटीपोडल सिनर्जिड्स और सिनर्जिड्स ये तो अगुणित है सभी, ठीक है। फिर द्विगुणित की हम बात करें तो यहाँ पर ये नहीं है, ये जाइगोट द्विगुणित है तो दूसरा ठीक है, और तीसरा ये त्रिगुणित है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि नीचे तो कथन दिए गए हैं ए और बी 2023 में, इसमें आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म में परागकण माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलते हैं और हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, ठीक है। वायु द्वारा परागकणों को आर्किगोनिया के मुंह तक ले जाया जाता है, जहां नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं और परागनली नहीं बनाते हैं। तो ये सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में पूछा गया था कि सहायक कोशिका में संकलित हुए नर युग्मकों का भाग्य फ्यूचर क्या होगा, यानी कि सहायक कोशिका में युग्मक छोड़ दिए उसके बाद में क्या होगा उनका। तो ये तो हमको पता होना चाहिए कि एक तो अंडे के साथ फ्यूज होगा, दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्र के साथ फ्यूज होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक युग्मक अंडे के साथ, दूसरा सहायक कोशिका में, ये होगा, डी हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन आ जाती है आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये जाइगोट बन गया और ये डीजनरेट हो जाती है प्रतिमुखी कोशिका, ये वाली ये डीजनरेट हो जाती है, यहाँ पर सहायक कोशिका डीजनरेट हो जाती है और बीच में आपका एम्ब्रियो स्पर्म बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बन जाता है। फिर ये जाइगोट बनता है, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो स्पर्म होता है ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है। फिर इसमें क्या होता है, ये कंडीशन ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है जिसमें दो संरचनाएं बनती है। ऊपर की ओर क्या बनता है, ये प्लूमुल बनता है, ये नीचे वाला भाग है तो ये रेडिकल होता है, ये नीचे रेडिकल और ऊपर की ओर प्लूमल जिससे कोटिलेडन्स का निर्माण होता है। तो ये आपको ज्यादा डिटेल से नहीं जाना, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा वही बता देता हूँ कि जो ऊपर का भाग है ये वाला भाग, ये तो रेडिकल कहलाता है जो जड़ का निर्माण करता है। नीचे का भाग, सॉरी नीचे का, ये उल्टा होता है। और ये जो भाग है ये आपका प्लूमुल कहलाता है, इसको हम इसको मूलांकुर कहते हैं हिंदी में, और इसको हम कहते हैं प्लूमुल, या इसे ये क्या करता है, स्टेम का निर्माण या प्रोतंत्र का निर्माण करता है, ठीक है, प्लूमुल कह देते हैं इसे। ट्रिपल फ्यूजन के बाद केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका, केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका पीईसी बन जाती है, एंडोस्पर्म में विकसित हो जाती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण में विकसित हो जाता है। थोड़ी क्लास लंबी हो गई ना, तो मैं भी थक गया हूँ, तो चलो थोड़ा सा करते ही फटाफट से। ट्रिपल फ्यूजन के बाद में क्या होता है, केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण कर लेता है, यानी कि एंडोस्पर्म में विकसित हो जाता है, जो कि जो युग्मनज होता है जो है वो भ्रूण में विकसित हो जाता है, और इसी युग्मनज को ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। आगे देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से इवेंट होते हैं। निषेचन की बाद की घटना है, उसमें एंडोस्पर्म भ्रूण का विकास होता है, एंडोस्पर्म भ्रूण का विकास, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बीजांड का बीज में परिवर्तन या परिपक्वन, अंडाशय का फल में परिपक्वन। तो ये तीन कंडीशंस हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। ओवेरी इनटू फ्रूट, मैच्योरेशन ऑफ ओवल इनटू सीड। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निषेचन के बाद के विकास के संबंध में पुष्प वाले पौधों से संबंधित, निषेचन के बाद से है तो नीट 2023-20 में पूछा गया था। तो अंडा से विकसित होकर के फल बनाता, ये तो सही है। गलत पूछा ना यहाँ पे, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता, ये भी ठीक है। केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है, ये भी ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन डी आपका। आगे देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, भ्रूणपोष का विकास, ये पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में इवेंट हो गया, भ्रूणपोष का विकास। प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका बार बार विभाजित होती है और एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म उत्तक बना लेती है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म उत्तक बना लेती है। एंडोस्पर्म कोशिकाएं आरक्षित खाद्य पदार्थों से बनी रहती है, जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उनसे बनी रहती है। और ये जो विकासशील भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करती है। भ्रूण एंडोस्पर्म में विकास के समय सामान्य प्रकार में PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मुक्त नाभिक को उत्पन्न करता। मुक्त नाभिक मतलब बहुत सारे नाभिक हो जाते हैं इसमें। कोशिका का जो झिल्ली होती है उसका विभाजन नहीं होता है, उसका निर्माण नहीं होता है। मुक्त नाभिक को उत्पन्न करने के लिए लगातार केंद्र की विभाजन होता है। इस अवस्था में मुक्त केंद्र के भ्रूणकोश का निर्माण होता है।
मतलब बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और कोशिका का भित्ति का निर्माण इसमें नहीं होता है। मुक्त नाभिक की संख्या बहुत भिन्न होती है। कोशिका भित्ति के निर्माण से एंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूण बन जाता है, यानी एंडोस्पर्म के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है तो एंडोस्पर्म कोशिका बन जाती है। नारियल में क्या होता है, नारियल में चारों ओर व्हाइट क्रेंकल कोशिकीय एंडोस्पर्म पाया जाता है। आपने चिटकी खाई होगी जो व्हाइट गोगो जी के ऊपर जब नारियल चढ़ाते हैं तो उसमें जो चिटकी होती है ना, वो क्रेंकल व्हाइट वाला जो क्रेंकल पार्ट होता है उसको कोशिकीय एंडोस्पर्म कह देते हैं। जबकि जो नरम नारियल पानी, बीच में जो पानी पाया जाता है वो एक मुक्त नाभिकीय एंडोस्पर्म होता है। बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं उसमें हजारों की संख्या में, और ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, यहां से दोबारा भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए सेकंड, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर विकसित होता है। ये भ्रूण कोश के माइक्रोपाइलर सिरा वहां पर विकसित होता है जहां युग्मनज स्थित होता है। अधिकांश युग्मनज एंडोस्पर्म की एक निश्चित मात्रा के गठन के बाद ही विभाजित होता है। जैसे ही हम बात करें अधिकांश जो युग्मनज होते हैं उसमें एंडोस्पर्म की एक निश्चित मात्रा गठित हो जाती है, उसके बाद में यह आगे क्या करता है, विभाजित होता है। यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए अनुकूल होता है। एंडोस्पर्म है ना, ये परिपक्व होने के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है, क्योंकि युग्मनज को जो भोजन चाहिए, खाना चाहिए, वो किससे मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। हालांकि बीज बहुत भिन्न होते हैं, बीज बहुत भिन्न होते हैं। भ्रूण जनन एम्ब्रियोजेनी प्रारंभिक विकास मोनोकोट और डाइकोट्स में होता है। एम्ब्रियोजेनी है मोनोकोट्स जो एक बीजपत्री पादप हैं, और जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें बीज अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेस लगभग एक जैसी। युग्मनज प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। युग्मनज जो होते हैं ये प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और बाद में गोलाकार हृदय के आकार, पीछे मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपकी, उसमें हृदय का आकार का होता है। बाद में गोलाकार हृदय का गोलाकार होता है, फिर हृदय का आकार का होता है, और फिर परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। डाइकोटिलेडन्स जो एम्ब्रियो होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है, उसमें किस प्रकार की कंडीशन देख लीजिए एक बार। इसमें क्या होता है, एक भ्रूण अक्ष होता है और 2 बीजपत्र होते हैं। ये देखिए एक बीजपत्र ये, एक बीजपत्र ये, एक तो ये भ्रूण अक्ष हो गया, इसमें 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूण अक्ष का हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है। ये जो बीजपत्र है, बीजपत्र स्तर से ऊपर, ये जो बीजपत्र के ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, एपिकोटाइल कहलाता है। जबकि जो प्लूमुल या स्टेम टिप में समाप्त होता है उसको, एक मिनट देखिए दोबारा से इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। देखिए बीजपत्र स्तर से नीचे का जो बेलनाकार भाग है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये जो बीजपत्र के नीचे का भाग है उसको हाइपोकोटाइल कह देते हैं, और ये रेडिकल का निर्माण करता है। रेडिकल यानी कि फिर ये रेडिकल जाकर के फिर रूट का फॉर्मेशन करता है, और फिर नीचे इसके रूट कैप उपस्थित होती है, रूट कैप में समाप्त होता है। इसके ऊपर का भाग होता है उसमें क्या होते हैं, 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं द्विबीजपत्री के अंदर, इसको एपिकोटाइल कह देते हैं। और ये किसमें समाप्त होता है, इसको हम प्लूमुल भी कह देते हैं, प्लूमुल, जो कि स्टेम टिप का निर्माण करता है या स्टेम का निर्माण करता है। तो यहां से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला भाग प्लूमुल हो गया जो कि स्टेम का फॉर्मेशन या प्रोतंत्र का निर्माण करेगा, और ये नीचे वाला भाग रेडिकल हो गया जो क्या करेगा, रूट का निर्माण करेगा। रूट टिप को रूट कैप है वो कवर करने का काम करती है। ठीक है, ये तो आपका डाइकोट का एम्ब्रियो होगा। अब मोनोकोट का एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मोनोकोटिलेडन्स एम्ब्रियो, एक बीजपत्री भ्रूण, इनके पास केवल एक बीजपत्र होता है, केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार है जिसमें गेहूं वगैरह ये सभी आते हैं। बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि घास परिवार में जो बीजपत्र होता है उसको स्कूटेलम कहा जाता है। भ्रूण अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूण की अक्ष में मूलांकुर और रूट कैप होती है जो कोलेराइजा एक अविभेदित आवरण में बंद रहती है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये रहा कोलेराइजा, इसमें बंद रहती है, ये रूट कैप इसमें बंद रहती है, इसको कोलेराइजा कह देते हैं। और ये रेडिकल हो गया ये वाला भाग, ये रूट कैप हो गई, और इसके ऊपर की ओर ये सूट अपेक्स हो गया, सूट अपेक्स। ठीक है, और ये जो वाला भाग है, ये जो आप अभी हमने बात की थी बीजपत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। और शूट कैप्स को जो कवर करने वाला पार्ट कोलियोपटाइल कहलाता है। रूट कैप को करने वाला कोलेराइजा कहलाता है, याद रख लेना, ये इंपोर्टेंट है। भ्रूण के अक्ष का भाग स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर एपिकोटाइल होता है। इसमें एक प्रो शीर्ष और उच्च पत्ती प्रीमोडिया हैं जो कोलियोपटाइल, एक खोखली पर्ण संरचना है, उससे घिरे रहते हैं। कोलियोपटाइल मैंने बताया ना, ये रहा, ये क्या करता है, सूट अपेक्स को कवर करने का काम करता है।
अब आगे देखिए, सीड और सीड फ्रॉम ओवल, बीजांड से बीज का निर्माण। अब थोड़ा सा और अटेम्प्ट कर लेते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है ये और देख लेते हैं। देखिए थोड़ी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इस कारण से थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, लगभग 2 घंटे की हो जाएगी। बीज फलों के अंदर बनने वाला निषेचित बीजांड है, बीज फलों के अंदर बनने वाला निषेचित बीजांड है। बीजांड से मतलब बीजांड से बीज का फॉर्मेशन होता है। यह लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें बीज चोल, बीज पत्तर और एक भ्रूण अक्ष होता है। बीज में क्या क्या होता है? एक तो बीज चोल होगा बाहर की ओर, ठीक है, फिर बीज पत्र हो गया और फिर एक भ्रूण अक्ष होता है। देखिए ये कोटिलेडन्स हो गई, है ना, ये कोटिलेडन्स हो गई। यहाँ पर देखिए ये रहा बीज, बीज ये भी बीज है, डाइकोट सीड हो गया। ये देखिए ये सीड कोट हो गया, ये कोटिलेडन्स हो गया बीच में। और इसमें एक आपका क्या मिल जाएगा? भ्रूण अक्ष, ये रहा हाइपोकोटाइल एक्सिस, ठीक है। ये एंडोस्पर्म हो गया जो इसको पोषण प्रदान करता है जब ये अंकुरित होता है उस समय। तो ये अलग अलग प्रकार के बीज दे रखे हैं। सेम इसमें देखिए सीड कोट हो गया, ये एंडोस्पर्म है बाहर की ओर, और बीच में ये एक्सिस हो जाएगा हाइपोकोटाइल एक्सिस, ये इसी में इस प्रकार से ये कोटिलेडन्स हो गए बाहर। ये आपके मोनोकोट सीड के अंदर हो जाएगा। सेम ही है जो अभी मैंने बताया था उसी प्रकार का है। प्लूमुल, रेडिकुल, ये कोलेराइजा जो इसको कवर करता है, कोलियोपटाइल जो प्लूमुल को कवर करता है, और ये भाग ये स्कुटेलम कहलाता है, ये एंडोस्पर्म है और बाहर की ओर पेरिकार्प। बीज पत्र सरल, सामान्यतः मोटे और भोजन संग्रह के कारण फलियों के रूप में या फिर फूले हुए हो सकते हैं। मतलब बीज पत्र में भ्रूण जो भोजन होता है या फूड होता है वो संग्रहित होता है, स्टोर होता है, इस कारण वो फूले हुए होते हैं। एक मिनट, कितनी स्लाइड हो? अरे यार चलो फटाफट करते हैं। परिपक्व बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन एल्बुमिनस सीड और एक एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड जो होते हैं इसमें अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, ऐसा मान लीजिए। इसमें अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है। जब भ्रूण का विकास होता है उसमें पूरा एंडोस्पर्म खर्च कर लिया जाता है, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इसमें ऐसा होता है नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड जो होते हैं इसमें एंडोस्पर्म के कुछ हिस्से बच जाते हैं भ्रूण का विकास होने के बाद, पूर्ण रूप से इसका उपयोग नहीं होता है, जैसे कि व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर, इसमें ये एल्बुमिनस सीड का उदाहरण हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल याद रखें। आगे देखिए, मूंगफली का सुरक्षित तेल है, ये बीज पत्रों से ही प्राप्त होता है, बीज पत्रों में मौजूद होता है। कभी कभी कुछ बीजों जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर, इनमें न्यूसेलस के अवशेष बचे रहते हैं और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो प्री भ्रूणपोष कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ ऐसे न्यूसेलस के अवशेष बच जाते हैं उनको हम प्री भ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। किसमें? काली मिर्च या चुकंदर में देखने को मिलते, 2019 में पूछा गया था। बीजांड के अध्यावरण कठोर सुरक्षात्मक बीज चोल के रूप में कठोर होते हैं। बीजांड के अध्यावरण होते हैं ये कठोर सुरक्षात्मक बीज चोल के रूप में रहते हैं जो सुरक्षा काम करते हैं। इसमें एक छोटा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कह देते हैं, जिसके माध्यम से अंकुरण के दौरान ऑक्सीजन और पानी बीज में प्रवेश करता है। जैसे माइक्रोपाइल ओवल में होता है उसी प्रकार बीज में होता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और पानी अंदर प्रवेश करता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है इसकी जल सामग्री कम हो जाती है, परिपक्व होने पर जल इसकी कमी आ जाती है और बीज सूख जाते हैं। उस समय उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 10 से 15% नमी रहती है। भ्रूण की सामान्य उपापचय गतिविधि धीमी हो जाती है। भ्रूण जो होता है ये निष्क्रिय अवस्था की ओर चला जाता है, सुसुप्तता जिसे कहते हैं, डोरमेंसी जिसे कहते हैं, उस अवस्था में चला जाता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो, फिर दोबारा से अगर उस भ्रूण को या बीज को अनुकूल परिस्थिति हो और पर्याप्त नमी, ऑक्सीजन या उपयुक्त तापमान उसे मिले तो फिर वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे आप खेतों में बीज वगैरह बोते हैं ना, कुछ समय के लिए घर में रखते हैं, फिर उसको बोते हैं तो उस समय उसकी अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो फिर वो अंकुरित हो जाते हैं। अंडाशय का फल में परिवर्तन, लास्ट है ये आपके पोस्ट इवेंट के अंतर्गत। अंडाशय वो फल में किस प्रकार बनता है? ओवेरी इनटू फ्रूट। अंडाशय एक फल में विकसित होता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है अंडाशय किसमें? फल में बदलता है निषेचन के बाद। बीजांड का बीज तथा अंडाशय फल में रूपांतरण साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बीजांड से बीज का निर्माण और अंडाशय से फल का निर्माण ये एक साथ होते हैं। अंडाशय भित्ति है वो पेरिकार्प के रूप में विकसित होते हैं। अंडाशय की भित्ति वो पेरिकार्प का निर्माण कर लेती है, जिसे हम फल भित्ति भी कह देते हैं। फल गुद्देदार जो होते हैं, फलेसी होते हैं, जैसे कि अमरूद, संतरा, आम, ये गुद्देदार फल होते हैं। और कुछ सूखे होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, जिसमें मूंगफली, सरसों, इनमें क्या होते हैं? ये ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, ये आ जाते हैं ड्राई फ्रूट के।
फल दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रू फ्रूट सत्य फल और एक असत्य फल फॉल्स फ्रूट्स यानी असत्य फल। सत्य फल कौन से होते हैं? जो फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं, अंडाशय से बनने वाले जो फल होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, ये पुष्प के अन्य भाग से नहीं बनते, केवल अंडाशय से बनते हैं, तो इन्हें सत्य फल कहते हैं। जैसे कि तरबूज, नींबू, चेरी, ये इसके एग्जाम्पल। फॉल्स फ्रूट वे होते हैं वो अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग से अगर विकसित हो, चाहे वो थैलेमस हो या फिर कह सकते हैं उसके पुष्प क्रम से विकसित हो, तो अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग से अगर फल बन रहे हैं तो वो कहलाएंगे असत्य फल। जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये फॉल्स फ्रूट दिखाए गए। यहाँ पर सेब है, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें देखिए एंडोकार्प है, मीजोकार्प है बीच में, ठीक है, और बीच में सीड भी दिखाए गए हैं। तो ये बाहर वाला भाग थैलेमस। थोड़ा सा देख लेना, इस स्ट्रक्चर को देख के जाना क्योंकि ये डायग्राम क्वेश्चन पूछा गया, आगे मैंने ऐड भी किया, देख लेना। कुछ प्रजातियों में फल निषेचन के बिना विकसित हो जाते, कुछ ऐसी प्रजाति जिनमें बिना निषेचन के फल बन जाते हैं। इस प्रकार के जो फल है उनको पार्थेनोकार्पिक फल कह देते हैं और इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पिक कह देते हैं। फल बनते हैं उनको तो पार्थेनोकार्पिक फल, प्रोसेस को पार्थेनोकार्पिक कह देते हैं। जैसे कि केला, और इसके ये क्वेश्चन है AIPMT 2015, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पार्थेनोकार्पी को वृद्धि हार्मोन के उपयोग करके प्रेरित किया जा सकता है। पार्थेनोकार्पी है, इसको वृद्धि हार्मोन देकर के हम प्रेरित कर सकते हैं और ऐसे में बीज रहित जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए चित्र में अंकित फल का कौन सा भाग इसे कूट फल बनाता है? तो वो थैलेमस है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ये वाला भाग बाहर वाला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। नारियल फल क्या है? नारियल फल ड्रूप फल है, सभी को पता है, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बीज का महत्व देखिए आगे, क्योंकि परागण और निषेचन पानी से स्वतंत्र है, परागण और निषेचन पानी से स्वतंत्र है, इसलिए बीज निर्माण अधिक भरोसेमंद होता है। बीज में नए आवासों के फैलाव के लिए बेहतर अनुकूली रणनीतियां होती है और प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में उपनिवेश बनाने में मदद मिलती है, मतलब पूरी जगह में फैलाने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसमें उनके खाद्य भंडार होता है, मतलब बीज के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, इसलिए जब युवा नवोद्भिद तब तक पोषित किया जाता है, जब तक जो नया पादप बनता है उसको तब तक पोषित किया जाता है, जब तक कि वे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हो, जब तक अपना भोजन खुद न बना ले तब तक उसको एंडोस्पर्म के माध्यम से भोजन प्रदान किया जाता है। कठोर बीज चोल है वो युवा भ्रूण की सुरक्षा करता है। लैंगिक जनन के उत्पाद होने के नाते वे नए आनुवांशिक संयोजन उत्पन्न करते हैं। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है लैंगिक जनन वाला भी, कि लैंगिक जनन ही ऐसा जिसमें आनुवांशिक नए संयोजन पैदा होते हैं जो कि विविधता उत्पन्न करते हैं आगे जाकर। बीजों के भंडारण के लिए परिपक्व बीजों का निर्जलीकरण, पहले क्या होता है, निर्जलीकरण किया जाता है, सुसुप्त अवस्था में लाया जाता है, उसमें पानी न हो वरना वो अंकुरित भी हो सकते हैं। उसके बाद में पूरे वर्ष भर भोजन के लिए क्या कर लेते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अगले मौसम में फसल उगाने के लिए फिर से काम में लिया जा सकता है। विएबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सन, प्रकीर्णन के बाद में बीजों की जीवन क्षमता क्या होती है? देखिए कुछ प्रजातियों में बीज, कुछ प्रजातियों में जो बीज होते हैं कुछ तो 6 महीने तक हो सकते हैं, 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं, या 6 महीने के बाद अपनी व्यवहारिकता जीवन क्षमता खो देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कई प्रजातियां ऐसे होती हैं उनके बीज कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, कुछ बीज सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे भी होते हैं, जैसे सबसे पुराना एक ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो कि आर्कटिक टुंड्रा में खुदाई के दौरान मिला था और इसका जो 10,000 वर्षों की निष्क्रियता के अनुमानित रिकॉर्ड के बाद बीज अंकुरित हुआ था, यानी कि 10,000 साल के बाद ये बीज अंकुरित हुआ था और नया पुष्प भी बना था। 2000 साल पुराना जीवन सम बीज खजूर फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये खजूर का एक प्रजाति है जिसे मर्त सागर के पास राजा हेराड के महल में पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला था। तो ये भी एग्जाम्पल है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। कुछ पादपों के फलों में बहुत अधिक संख्या में बीज होते हैं, जैसे कि आर्किड, ओरोबेंकी, स्ट्रिगा फल ऐसी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिसमें फल में हजारों संख्या में बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक टर्म और है जो कई बार पूछ ली जाती है, एपोमिक्सिस, असंग जनन और पोली एम्ब्रियोनी भ्रूण बहुभ्रूणता। ठीक है, इनको देख लेते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि निषेचन के बिना बीज का निर्माण, निषेचन के बिना बीज का निर्माण क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। जैसे एस्टेरेशिया, घास की कुछ प्रजातियां हैं, इनमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है। ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक रूप है जो लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना।
एपोमिक्टिक बीजों का विकास कैसे होता है ये देखिए। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडा कोशिका न्यूनकारी विभाजन के बिना बनता है और निषेचन के बिना भ्रूण में विकसित हो जाता है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें द्विगुणित अंड कोशिका बन जाती है, जैसे हमने बात की अभी पीछे, तो उसमें तो अगुणित अंड कोशिका बनती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें द्विगुणित अंड कोशिका बन जाती है, वो सीधे ही भ्रूण बना लेती है बिना निषेचन के ही। कई प्रजातियों में क्या होता है, जैसे कि साइट्रस या आम की किस्में, उनमें भ्रूण कोश के चारों ओर की कुछ केंद्रीय कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। भ्रूण कोश के चारों ओर की कुछ केंद्रीय कोशिका जो विभाजित हो जाती है वो तथा भ्रूण कोश में फैल जाती है और भ्रूण में विकसित हो जाती है। भ्रूण कोश में फैल जाती है, फिर वो कोशिका भ्रूण में विकसित हो जाती है। ऐसी प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में कई भ्रूण होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भ्रूण कोश के अंदर जो अन्य बाहर की ओर जो सेल्स पाई जाती है वो भी क्या करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार एक बीजांड में कई भ्रूण हो सकते हैं। एक 95 में क्वेश्चन आया। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। ये पॉलीएम्ब्रियोनी की डेफिनेशन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। संकर बीज उद्योग में एपोमिक्सिस का क्या महत्व है। संकर बीज उद्योग में यदि संकर या हाइब्रिड से एकत्र किए गए बीज बोए जाते हैं तो संतान या प्रोजेनी है उसमें पादप पृथकीकृत हो जाएंगे और संकर लक्षण को खो देंगे। संकर बीज में क्या होता है कि एक या दो पीढ़ी तक तो हमें वो जो प्रोजेनी चाहिए वो मिल जाती है, फिर धीरे धीरे वो पहले वाले लक्षण वो उसमें वापस आ जाते हैं, संकर लक्षण उसमें खत्म हो जाते हैं। संकर बीजों का उत्पादन महंगा होता है, इसलिए किसानों के लिए संकर बीजों की लागत भी महंगी होती है। यदि संकरों को एपोमिक्सिस में बनाया जाता है तो संकर संतान में वर्णों का कोई पृथक्करण नहीं होता। अगर संकरों को एपोमिक्सिस के माध्यम से बनाया गया तो उसमें जो लक्षण होते हैं, संकर संतान के अंदर जो लक्षण होते हैं उनका कोई पृथक्करण नहीं होता। तब किसान साल दर साल नई फसल उगाने के लिए संकर बीजों का उपयोग कर लेते हैं। मतलब संकर बीज में एपोमिक्सिस का उपयोग करें तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। उनके लक्षण जो होते हैं संकर संतान के लक्षण या संकर लक्षण वो लगातार कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, उनका उपयोग जारी रख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है। कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है ये मैं बता चुका हूं कि ये आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष, स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। जो ये आपका जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पूरा चैप्टर एक ही के अंदर वन शॉट के रूप में हमने देखा। साथ में पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। लगभग कोशिश करता हूं डेली करने की, अगर डेली नहीं होता तो एक दिन के गैप के बाद में आपको एक क्लास और मिलेगी। उसमें आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो वाला चैप्टर पूरा एक ही क्लास के अंदर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। 2 घंटे की पूरी क्लास होगी। अब थोड़ा सा आप भी साथ देना। देखिए 2 घंटे में इतनी आपके लिए मेहनत की है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत करें। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए इस चैनल पर, आपको बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलने